सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई सबके, है ना। तो मैकेनिक्स का पार्ट हम लोग आज रिवाइज करने वाले हैं, है ना। फटाफट मैकेनिक्स हम लोग देखने वाले हैं। और जैसे यार ये वाला जो है ये अपना पार्ट नंबर 2 अपना हो जाएगा। इसके पहले हमने वर्क एनर्जी पावर के बारे में बातचीत कर ही लिया था। यहाँ पर आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो रोटेशनल मोशन के अंदर हम लोग सारी की सारी अपनी डिस्कशन को अपने हम लोग रोटेशनल मोशन तक रखेंगे कि रोटेशनल मोशन के अंदर क्या है, कैसे है। थोड़ा सा मैं भी आपको बेसिक्स बता दे रहा हूँ रोटेशनल मोशन के अंदर कैसे आपको चलना है। फिर हम लोग थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर पर भी बात कर लेंगे कि कैसे एडवांस के अंदर की चीज़ें हमें सॉल्व करनी, कैसे एडवांस के अंदर की चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है। तो लेकिन यार उसके पहले ये है कि अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इट मीन्स कि आप बहुत सारी अपनी पढ़ाई खुद ऐसे ही लैग कर रहे हो। तो आपको करना क्या है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी बच्चे अभी 2021 की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे आगे की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें करना क्या है, उन्हें जाना है अनअकैडमी के ऐप या वेबसाइट पे। अच्छा, इसमें सिर्फ सवाल है, सब्सक्रिप्शन पिच में आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि कौन से मंथ का आपको पैक हमारे साथ कंसिडरेशन में करना है। और देखो तैयारी अब आपकी पेपर जो है वो अगस्त के आसपास ही होंगे, है ना। उसके पहले आपका अगस्त के पहले कुछ होने वाला है नहीं। तो आप देखो सिंपली आप टारगेट कोड सबसे पहले याद रखो कि आपको कौन सा कोड यूज करना है। यहाँ पे लिख लो आप कि हमें हमेशा टारगेट कोड यूज करना है। अब मेरे इस वीडियो को जो बच्चे देख रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ 2021 वाले बच्चे हैं, तो प्यारे 3 महीने का देख, तुमको पहले तो 10% ऑफ मिल रहा है इस कोड से, और जो मेरी मेंटरिंग वगैरह मिल रही वो तो अलग ही है ना। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। अगर आप इस चीज़ को समझ पाएँ तो काफ़ी बेहतर चीज़ आपके लिए है जो मैंने यहाँ पे आपके लिए क्रिएट किया है। आप समझो आपको एडवांस का, मेंस का हर बैच तो मिल रहा है, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है। लाइफ में जानते हो थ्रिलर बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ हमेशा मेंटेन रखना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, टॉपिक डाल लेते हैं फटाफट, रोटेशनल मोशन, है ना। मैं बेसिक आपको स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ रोटेशनल मोशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे चीज़ें हैं, फिर धीरे धीरे आप तो खुद ही कर ले जाओगे अपने आप से। तो रोटेशनल मोशन के अंदर प्यारे सबसे पहले हमें क्या समझना है, हमें सबसे पहले समझना है रिजिड बॉडी के बारे में, है ना। रिजिड बॉडी क्या होता है, कैसे होता है। तो ये देखो, ये अपने रिजिड बॉडी है। तो रोटेशनल मोशन को कभी कभी हम लोग रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बोलते हैं, यानी रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बोलते हैं। तो कहने का क्या मतलब, रिजिड बॉडी कौन सा हो गया, जो दबे ना, कंप्रेस ना हो। वैसे प्रैक्टिकली दुनिया में कोई रिजिड बॉडी है ही नहीं। प्रैक्टिकल अगर बात करूं मैं, इस पूरे ब्रह्मांड में प्रैक्टिकल में कोई रिजिड बॉडी नहीं है भैया, सबको दबाया जा सकता है, सबकी एक ना एक बिकाऊ कीमत होती है। तो मान लो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो रिजिड बॉडी ये हो गया कि मान लो किसी t=0 टाइम पे तुम्हारे पास ये वाला काम था, और किसी t=t टाइम पे तुम यहाँ पहुँचना चाह रहे हो, तो ऐसे बॉडी ऐसे हो गई। अब ये पॉइंट ए वाला इधर आ गया, बी वाला इधर आ गया, लेकिन रिजिड बॉडी होने के लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि इनके बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है वो हमेशा फिक्स्ड होना चाहिए। पहली बात क्या हुआ कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो हमेशा फिक्स्ड होना चाहिए। इसमें कोई भी दो राय या दो शक वाली बात आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, ना आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए। इससे बड़ी बात मैं आपको नहीं बता सकता। रुको 1 मिनट देख लें, बैटरी चार्ज है या वो भी ज़्यादा चार्ज नहीं है, ठीक है। तो दिस इज ए, दिस इज अ बी पॉइंट। और दूसरी बात क्या अपन कर सकते हैं भाई, दूसरी बात अपन क्या कर सकते हैं वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरी बात क्या करना है अपन को, ये देखिए, दूसरी बात होती है कि एट पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग या लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, जो भी बोल लो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड velocity of approach should be zero. तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो ये मेरे पास कोई रिजिड बॉडी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये va वेलोसिटी से चल रहा है और ये vb वेलोसिटी से चल रहा है। तो अगर मैं देखूँ ये कंपोनेंट थीटा, ये कंपोनेंट अगर मैं करूँ ये थीटा, तो अगर इस लाइन के बारे में बात करूं तो इस लाइन के अलोंग इसका कंपोनेंट आ जाएगा VA का cos थीटा, इस लाइन के अलोंग इसका कंपोनेंट VB का cos थीटा। और क्या होना चाहिए, हमें अच्छी तरह पता है कि इन दोनों के कंपोनेंट जो होने चाहिए उनके अंदर कोई रिलेटिविटी नहीं होनी चाहिए, यानी VA का cos थीटा शुड बी इक्वल टू VB का cos थीटा। हाँ,
ऑब्वियस सी बात है θ1 और θ2 करने से चीज़ें और डिस्टिंग्विश होंगी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि VA का cos θ1 VB के cos θ2 के बराबर आना चाहिए। ये रिजिड बॉडी के अंदर का बातचीत हो गया। अब रिजिड बॉडी के अंदर का बातचीत हो गया तो अब तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि कोई भी बॉडी क्या होती है, अपने एक्सिस के हिसाब से घूमती है ओमेगा से। और अगर मान लो इसके बीच में डिस्टेंस r है तो इन दो पॉइंटों के बीच में लगने वाला जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा उसकी वैल्यू होगी v/r। और अगर किसी पॉइंट पे बैठकर हम लोग इसको देखना चाह रहे हैं तो एक पॉइंट रेस्ट में हो जाएगा जहाँ बैठ जाओगे और दूसरा पॉइंट उसी के हिसाब से मोशन करेगा। तो वेलोसिटी ऑफ, अगर हम a विथ रिस्पेक्ट टू b के बारे में बात करें तो वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b कहा जा सकता है। तो अगर ओमेगा के बारे में बात करोगे तो इट विल कम्स आउट टू बी दिस टाइप। अब यहाँ पर एक जगह आप लीनियर डाल लो और एक जगह आप यहाँ पे रोटेशनल डाल लो, और अच्छे से समझा दे रहा हूँ मैं क्या होने वाला है आपको। देखो लीनियर में आप v पढ़ते थे, यहाँ आप ओमेगा पढ़ोगे। यहाँ आप डिस्टेंस पढ़ते थे, यहाँ आप थीटा पढ़ोगे। यहाँ आप मास पढ़ते थे, यहाँ आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ोगे। यहाँ एक्सेलरेशन पढ़ते थे, यहाँ आप अल्फा पढ़ोगे। यहाँ फोर्स पढ़ते थे, यहाँ आप टॉर्क पढ़ोगे। यहाँ लीनियर मोमेंटम पढ़ते थे, यहाँ एंगुलर मोमेंटम पढ़ोगे। यहाँ इम्पल्स पढ़ते थे, जो इम्पल्स तुम्हारा आता था F.dt, यहाँ पर इम्पल्स आ जाएगा टॉर्क.dt। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको समय आते आते आपको बताया जाएगा। टाइम ही रहेगा, टाइम के अंदर कोई चेंजेस नहीं, टाइम तो बचा है, टाइम ही रहेगा। एक्सेलरेशन को अल्फा हमने बोल दिया, ओमेगा बोल दिया, थीटा बोल दिया, आई बोल दिया। हाँ, फोर्स को हम लोग यहाँ पे टॉर्क बोलेंगे। तो जो चेंजेज आ रहे हैं उन चेंजेस को आप पहले ही पकड़ के रखो कि भाई चेंजेस किस तरह है, क्या है चेंजेस के अंदर क्या क्या चीज़ें बात करनी है ना। तो एक बेहतरीन तौर पे हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं आपको एग्जांपल जैसे दे दूँगा। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने बात कर लिया है, तो यहीं के बाद का जो पार्ट मैं आपको इसके साथ ऐड कर रहा हूँ उस पार्ट को आप देखना, उसमें आप ज़्यादा कुछ अच्छी तरीके से सीखोगे। ठीक है, चलो बाय बाय। अब जैसे ही आप टॉर्क पढ़ते हो तुरंत आपको एंगुलर मोमेंटम का याद आता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। अब यहाँ पे तीसरा जो आता है ये एंगुलर आता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब आप जान जाइए ये खुद एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अपने आप में इतना बड़ा है कि आपको इतने प्रॉब्लम दे सकता है, इस लेवल के प्रॉब्लम दे सकता है कि आप सदियों बिता दोगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के बाद जो अपने पास नई चीज आती है ये आता है एप्लीकेशन पार्ट ऑफ रोलिंग पुल्ली कांस्टेंट। अब रोलिंग पुल्ली कांस्टेंट भी एक ऐसी चीज है जो आपको आनी चाहिए, चाहे जैसे भी लेवल पे आप हैं आपको ये चीज आनी चाहिए। उसके बाद हम लोग कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम देखेंगे, है ना। मिक्स्ड प्रॉब्लम के अंदर सीखेंगे। वैसे बातें बताने के लिए बहुत सारी हैं लेकिन एक क्लास में इतनी चीज़ें ही हो पाएंगी, ये सत्य है ना। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको धीरे धीरे मैं आपको बताते चलूँगा। पहले तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं टॉर्क से। तो एक बार मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि ओवरव्यू में क्या क्या है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें अपने अंदर धारण कर लिया है। हमने ये चीज़ सीख लिया है कि रिजिड बॉडी क्या होता है, हमने ये चीज़ सीख लिया है कि रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसको हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं कि अगर ये कोई रिजिड बॉडी है, इसका अगर कोई पॉइंट VA है, यहाँ से वेलोसिटी अगर जा रही है, अच्छा ये मिटता नहीं है ना। अगर मैं बोल सकता हूँ कि ये अगर कोई रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी के अंदर सबसे पहली बात क्या होती है कि इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है A और B का, ये फिक्स्ड होता है। अगर ये VB से जा रहा होगा और ये VA से जा रहा होगा तो हमें पता है कि इनका जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को रिलेटिवली या ना सेपरेट करते हैं ना अप्रोच करते हैं। फिर हमने रिजिड बॉडी के बाद हमने देखा कि कैसे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी का तरीका सीखें। एंगुलर वेलोसिटी के तरीके में हम लोग क्या क्या सीखा। हमने एंगुलर वेलोसिटी के तरीके में पहला ये सीखा कि नॉर्मल फेज में कैसा एंगुलर रहेगा। फिर हमने सीखा कि वेक्टर फेज में कैसा एंगुलर रहेगा, और अच्छी तरीके से हम लोगों ने ये चीज़ समझा कि V=R ओमेगा के साथ साथ हमें ये चीज़ भी सीखनी पड़ेगी कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती V/R नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर यही कंडीशन बदल के रिलेटिवली आ जाता है A विथ रिस्पेक्ट टू V, तो यही ओमेगा की वैल्यू हो जाती है V(A) ऑफ माइनस ऑफ, अगर उल्टा मैं देख रहा हूँ, माइनस ऑफ VB डिवाइड बाई L या R जो आप कह लें। फिर हम लोग यहाँ पर तीसरी चीज़ देखे थे
क्या देखे थे तीसरी चीज, MOI यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आपको बताया था, हमने काफ़ी सारा चर्चा किया था, है ना। हमने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई थी, काफ़ी सारी चीज़ों में हमने चर्चा भी किया था, काफ़ी सारी चीज़ें हमने आपको समझाई थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। हमने एक एग्जांपल देके ट्रक और बड़ा वाला ट्रक देके एग्जांपल से भी आपको हमने समझा दिया था, है ना, कि क्या होता है, कैसे होता है। चलो, तो हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बहुत सारी चीज़ें बात की थी, बहुत सारे टेक्निक बात किए थे, निकालने का तरीका वगैरह। तो अब इस पे हम लोग वापस नहीं आएंगे। फिर हमने रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में बात किया था, पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में बात किया था। तो इन सारी चीज़ों को एज अ रिवीजन पर्पज रखना है। रिवीजन आपका मैंने करा दिया, एक कनेक्शन मैंने आपको बता दिया कि पिछला और यहाँ पर क्या कनेक्शन है। अब कनेक्शन आपको पता चल चुका है, तो कनेक्शन के बाद आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉर्क। अब देखिए, टॉर्क को समझने के लिए आपको सबसे सिंपल सा अपना घर का दरवाजा समझना पड़ेगा। घर का दरवाजा कैसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये घर का दरवाजा मेरे पास है, तो हमें पता है कि घर का दरवाजा किस तरह होता है। ये हमारा घर का दरवाजा है और ये घर के दरवाजा, जहां से दरवाजा होता है ये उसका कब्जा होता है। कब्जा मतलब कि जहां से दरवाजा खुलता है वो कब्जा। तो मान लेते हैं ये मेरा दरवाजा है ना, किसी भी तरह का एक, ये मान लेते हैं कि ये मेरा दरवाजा है और ये मेरी कुंडी है, जिसको पकड़ के हम लोग दरवाजे को ऐसे खींचेंगे तो दरवाजा क्या कर सकता है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये इसका वो पॉइंट है जहां पे ये हिंज्ड है। इसको H से दिखाते हैं, यानी अगर मैं समझूं तो मेरे लिए दरवाजा कैसा है, मेरे लिए दरवाजा ऐसा है, मेरे लिए दरवाजा ऐसा है। ये हो गया दरवाजा का, ये दीवार हो गया, दरवाजा ऐसे ऐसे खुल सकता है। ये हिंज्ड पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो हिंज्ड पॉइंट है। तो टॉर्क क्या होता है, देखिए टॉर्क का मतलब आप समझिए रोटेटरी एक्शन प्रोवाइड करने वाला, रोटेटरी एक्शन प्रोवाइड करने वाला फोर्स, रोटेटरी एक्शन प्रोवाइड करने वाला फोर्स, सबसे सिंपल सी भाषा में बात करें तो, ठीक है। तो अब मैं सिंपल सी बात आपको पूछ रहा हूं कि अगर मान लो कि मैं इस पे चढ़ गया, इसके ऊपर चढ़ गया, मान लो ये मेरा दीवार है, ये दीवार है और ये दरवाजा है, जो दरवाजा मैं आपके सामने खोल और बंद कर रहा हूं, है ना, समझ रहे हो, जो दरवाजा मैं खोल और बंद कर रहा हूं ये मेरा दरवाजा है। अब मैं इसी पे चढ़ गया, यानी यहां पे चढ़ गया और इसको लात मार रहा हूं कि खुल खुल खुल, तो ये दरवाजा खुलेगा या अगर बहुत ज्यादा जोर लगाऊं मैं तो ये फट के बाहर निकल जाएगा। सोच के देखो, अगर मैं बहुत ज्यादा जोर लगाऊंगा ऐसे ऊपर चढ़ के तो ये फट के बाहर निकल आएगा, ये टर्निंग नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें रोटेटरी एक्शन यानी हमें टर्निंग इफेक्ट के बारे में समझाना है कि भैया ये टर्निंग इफेक्ट जो प्रोवाइड करता है, जिस फोर्स को टर्निंग इफेक्ट जो प्रोवाइड करता है उसे हम लोग टॉर्क बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है कि आप दरवाजे के ऊपर बैठ के दरवाजा नहीं खोल सकते, ना 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 ना, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो दरवाजे के लिए करना क्या है, हमें क्या करना है, इधर फोर्स लगाना है और ये दरवाजा परपेंडिकुलरली या इधर खुलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि टॉर्क को समझा कैसे जाए, टॉर्क को समझा, हाँ बहुत बढ़िया, टॉर्क को समझा कैसे जाए। टॉर्क को समझना बहुत बेसिक, बहुत सिंपल है कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहां पर कोई बॉडी है, अब इस बॉडी पर कोई भी अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इस बॉडी में मान लीजिए कोई पॉइंट P है और ये है, इस पे फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स रोटेटरी एक्शन बॉडी को कब प्रोवाइड करेगा, एनी गेस, एनी गेस, एनी गेस, ग्रेट। तब तक नहीं प्रोवाइड करेगा रोटेटरी एक्शन इस बॉडी का जब तक जो डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं वो डिस्टेंस इसके इस फोर्स के परपेंडिकुलर ना हो, तब तक कोई भी रोटेटरी एक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। यहां तक कि मेरी बात समझ में आ गई। तो अगर ये वैल्यू R है और ये वैल्यू थीटा है तो मैं बोल सकता हूं ये वाली जो वैल्यू हो परपेंडिकुलर वैल्यू, ये R का साइन थीटा आएगा। यानी अगर फोर्स लग रहा है और फोर्स को घुमाना है, रोटेटरी एक्शन देना है, रोटेटरी एक्शन देना है, समझ रहे हो मेरी बात। हमेशा याद रखिएगा, ये चीज लोग भूल जाते हैं कि लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में हमें बातचीत करनी है। तो यहां से टॉर्क को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इस तरह टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिस तरह आपका फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है पोलर, उसी तरह ये भी होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है फोर्स क्रॉस विथ आर वेक्टर। ये क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब समझ रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट और क्रॉस के बारे में हमने आपसे बात किया है। सो टॉर्क की वैल्यू क्या निकल के यहां पे सामने आ जा रही है, टॉर्क की वैल्यू यहां पे निकल के सामने आ जा रही है एफ आर का साइन थीटा। मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं जनरल भाषा में,
आप ऐसा लिख लो, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन। और दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता है भाई, दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता है, हम पहले डिस्टेंस ले रहे हैं, हमारा मन कर रहा है कि नहीं भैया हम डिस्टेंस का कंपोनेंट नहीं लेंगे, तो आपकी मजबूरी, अगर आपने डिस्टेंस नॉर्मली ले लिया तो आपको फोर्स का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर फोर्स कंपोनेंट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। ये बड़ी मुसीबत वाली बात है, देखने में लगती मुसीबत लेकिन है बड़ी सही चीज। तो टॉर्क के बारे में जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हमने आपके सामने यहां पर रख दिया है। इन चीजों को आप पटाख से लिख लो, पटाख से लिख लो भैया। एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क शुड बी पैरेलल एक्सिस ऑफ डायरेक्शन टू क्रिएट टर्निंग इफेक्ट। यस सोमिन, यस, हमेशा याद रखिएगा जो बात यहां पर बोली जा रही है वो बात अपने आप में ये अंडरस्टूड आपको कराती है कि जो डायरेक्शन होगा टार्क का वो हमेशा एक्सिस के पैरेलल होगा, तभी तो उसको टर्निंग इफेक्ट देगा, तभी उसको, जैसे मान लो मुझे क्या करना है, इस रॉड को घुमाना है तो मेरा रॉड ऐसे घूमेगा तब जब मेरे पास इसका जो टॉर्क का एक्सिस रहेगा वो पैरेलल रहेगा इसके, तब नहीं तो कहां से घूमेगा, टर्निंग इफेक्ट कहां से देगा। किसी चीज को रोटेट, देखो ये फील पूरा का पूरा अगर आप फील भी कर लेते हो तो भी आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि हमने लिखा क्या है। और यहां पे आप एक फॉर्मूला लिख लो, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ परपेंडिकुलर और आर परपेंडिकुलर एफ, ये भी काम देगा आपको। कोई बहुत बड़ी बात, कोई बहुत बड़ी बात, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बढ़िया। डन है जी, मिटा दें, डन है जी, मिटा दें, डन है जी, मिटा दें। चलिए टॉर्क के बारे में और कोई बातचीत नहीं करनी है अभी के इंस्टेंट पे, टॉर्क के बारे में सारी की सारी बातचीत हो चुकी है। आपको मैं बता दे रहा हूं कुछ और चीजें। पहली बात तो जो बच्चे क्लास 10th वाले भी होते हैं उनको भी पता होता है कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जनाब, तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पहली बात। और टॉर्क का डायरेक्शन डिटरमाइन करना भी बहुत आवश्यक है। टॉर्क किधर लग रहा है, टॉर्क क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, डायरेक्शन कैसे डिफाइन होता है, राइट हैंड थंब रूल से, ये सब लोग जानता है, राइट हैंड थंब रूल। तो इसमें कोई भी बातचीत करने वाली चीज रह नहीं जाती है। क्लास 10th में यू आर अवेयर ऑफ दिस, भैया मुझे कोविड हो गया, आर्यमान सेहत का ख्याल रख अपने, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, अगर टॉर्क के बारे में आपको थोड़ा बहुत और जानकारी जुटाना है तो आप यहां से जुटा सकते हैं। अब टॉर्क के बारे में इससे ज्यादा आपको काम नहीं आने वाला है ना, इससे ज्यादा सच में कुछ आपसे पूछा जाने वाला। अब जो बातें मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ उसको देखिए। एक प्रॉब्लम के माध्यम से मैं चाहूंगा कि प्यारे बच्चों आज आप ये प्रॉब्लम करें मेरे सामने, और मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे जवाब देंगे। इसके लिए मैं एक काम कर सकता हूं, वेट, मैं ऐसा कर सकता हूं ना, इसको थोड़ा बदलते हैं थोड़ा अलग तरीके से। इसके लिए मैं करता हूं कि आपको टाइमर दे देता हूं आज से, सो दैट आपको फिर मजा आए। थोड़ा मुझे टाइमर भी दे देने दो। चलो ये अपना आ गया स्लाइड, ये कहाँ गया, ये आ गया अपना स्लाइड। इसको मैं प्रेजेंट कर दे रहा हूं, ये सवाल है और इसको मैं इधर उठा के रख दे रहा हूं और टाइमर ये रहा। तो हर प्रत्येक बच्चों को बिना वीडियो पॉज किए 3 मिनट का टाइमर लो और देखो, कर दिखाओ ताकि मुझे गर्व हो आप पे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मैं आपको दे रहा हूं, कोई बहुत बड़ा तोप मारने को आपको नहीं कह रहा हूं, बस सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं कह रहा हूं कि आपको करना है। प्यारे बच्चों पहला सवाल आपके लिए, देखो सीखोगे नहीं, सवाल नहीं करोगे सीखोगे नहीं, पक्की बात है। अगर आप सवाल नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं, पक्की बात है। जल्दी मैं चाहता हूं कि आप, चाहे आप बच्चे जैसे भी कर रहे हो, आप वीडियो बाद में देख रहे हो, अभी देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, सवाल सॉल्व करो। बहुत सिंपल बात है, मैंने सवाल को बहुत सिंपली उठाया है ताकि मुझे पता चले कि हर बच्चा सॉल्व कर रहा है। आर्यमान तबीयत का अपने ख्याल रखो बस। अ पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M is released in vertical plane from a point P at x is equal to x naught on the x-axis. It falls vertically along y-axis. It falls vertically along y-axis. Find the torque tau. Find the torque tau acting on the particle at a time t about origin. प्यारे बच्चों समझ में आ गया मेरी बात, एकदम आसान झलक रहा है, सवाल झलक रहा होगा आपको।
झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है? सारा का सारा फिगर आपके सामने एकदम क्लियरली मेंशन्ड है। इतना हिंट दे दिया है आपको, इतना ज्यादा हिंट दे चुका है। बताओ इसमें कौन एक बंदा ऐसा है फोर्स का, कौन एक ऐसा बंदा है फोर्स का जो टॉर्क लगा रहा होगा या जो टर्निंग इफेक्ट दे रहा होगा, जो टर्निंग इफेक्ट दे रहा होगा, ऐसा कौन सा बंदा है? खोजो, उस बंदे को खोजो। तो देखते हैं भाई सवाल में, भैया पार्टिकल है, मास m का, रिलीज किया जाए वर्टिकल प्लेन में फ्रॉम पॉइंट p और एट x, x अच्छा ओरिजिन से किया जा रहा है। भैया यहाँ पार्टिकल है, इसी के पास मास है जो है, और तो कोई दिख नहीं रहा है। अच्छा तो भैया कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यही है जो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है सौरभ भैया? दिक्कत ये है कि अब हमें यह चीज समझनी है कि अगर हमें टॉर्क निकालना तो इस mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, हमें अगर टॉर्क निकालना है, देखो घूमना ही है, बात खत्म। अरे इसको अल्टीमेटली घूमना ही है। तो आपसे बोला है कि आपको टॉर्क एक्टिंग ऑन पार्टिकल एट टाइम t बताना है। तो इस पार्टिकल के ऊपर क्या क्या चीजें हमें दिख रही है? दिख रही है कि टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू r परपेंडिकुलर। तो अगर हम देखें तो अगर ये इधर की तरफ फोर्स लग रहा है और डिस्टेंस ऐसे है, तो के कैप में कहीं ना कहीं घुस रहा है, के कैप में। तो टॉर्क की एक वैल्यू और हम लोग लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, और के कैप में घुसता हुआ दिख रहा है। अभी हमें नहीं पता आर क्या है, एक्स क्या है, ठीक है? अभी हमें नहीं पता आर क्या है और एक्स क्या है और एफ क्या है, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि अगर यही मेरे पास फोर्स है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो x नॉट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो x नॉट है। मतलब ये जो बाजीराव सिंघम दिए गए हैं इनका कोई काम नहीं है, इनका कोई काम नहीं है। एक मिनट में देखो, एक सोमिन रंजन नाम का लड़का है, mgx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 4g स्क्वायर टी स्क्वायर 4 क्या लिख रहा है? पता भी है क्या लिख रहा है? यही मैं कहता हूं, सवाल के बारे में सोचो, जितना तुम्हें पता है सिर्फ उतना सोचो। भाई मेरे को टॉर्क निकालना है, मुझे पता है टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, ये तो टॉर्क की वैल्यू क्या लिखूंगा? अरे भाई फोर्स हो गया mg और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका क्या है? अरे यही तो है x नॉट। खत्म। क्या दिमाग लगा रहे थे भाई इतना तुम लोग? क्या दिमाग लग रहा था भाई इसमें? अब कई लोगों को ये थीटा मीटा पीटा इससे मदद आ रही होगी। अरे जब एक्स नॉट चाचा जी जिया हुआ है तो क्यों आप आर नॉट के टर्म में आंसर दे रहे हैं? हमने मांगा है क्या आंसर आपसे? जी टी स्क्वायर बाई 2। अरे वाह हिमांशु, वाह। हमें नहीं पता था कि फोर्स की वैल्यू जी टी स्क्वायर में चली जाती है। नहीं, सच में नहीं पता था। चलो डन। अगला सवाल ये है, सवाल नंबर 3। अब मुझे इसमें गलती नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं केवल अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखो, अपने बेसिक्स पे कॉन्फिडेंट रखो। तुम लोग पता नहीं किस दुनिया में मगन हो, अपने बेसिक्स पे केवल कॉन्फिडेंस रहो बस। क्या हमें बेसिक भैया ने बता दिया, बेसिक हमें पता है, बस अपने बेसिक्स पर वर्क करो। जल्दी थोड़ा करने की भी कोशिश करना। तैयारी चल रही है? हो रहा है बात? डन लग रहा है जी? टाइम का क्या रिलेवेंस है? कहां पे टाइम का क्या रिलेवेंस है? इस क्वेश्चन में खोजो टाइम का रिलेवेंस, खुद पता चलेगा टाइम का क्या रिलेवेंस है। खोज लो टाइम का रिलेवेंस, खोज लो। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। बोला है अ थिन प्लैंक ऑफ मास
स्मॉल एम एंड लेंथ, 1 मिनट रुको, वेट वेट, चलिए टाइम ओवर हो चुका है आपका, टाइम ओवर हो चुका है। अब कई लोग पूछे रिलेवेंस क्या है, आइए मैं दिखाता हूं आपको। अ थिन प्लैंक ऑफ मास स्मॉल एम एंड लेंथ एल इज पायोटेड एट वन एंड एंड इट इज हेल्ड स्टेशनरी इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो यहां से पायोटेड किया गया, लेंथ इसका एल है, बोल दिया गया है, और मास इसका स्मॉल एम है, हेल्ड स्टेशनरी इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय मींस ऑफ लाइट थ्रेड एज शोन इन फिगर, फाइंड आउट द फोर्स ऑन द पायोट। पायोट का मतलब होता है हिंज्ड पॉइंट, है ना, हिंज्ड, या पायोट का मतलब आप समझ लो, हिंज पॉइंट बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा क्योंकि यहीं से ये रोटेट भी कर जाएगा। तो पायोट मतलब समझ लो फंसाने वाला एक पॉइंट, ऐसा समझ लो, है ना, बात खत्म हो जाएगी सारी की सारी चीजें। तो हमें क्या करना है, हमें ये चीज निकालना है कि अभी ये हेल्ड स्टेशनरी किया गया है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तो हमें निकालना है फोर्स ऑन द पायोट। बड़ी खतरनाक चीज बोल दिया है जानकार ने। सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज घुसा लो कि जब भी फोर्स के बारे में पूछा जाएगा हम क्या करेंगे, हम न्यूटन जी को याद करेंगे। हम एक रॉड यहां पर सुंदर सा बनाएंगे और इस रॉड के ऊपर अपनी सारी की सारी कहानी लगाएंगे कि भैया आखिर रॉड के पास ऐसी क्या तजुर्बा है जो हमें नहीं समझ में आ रहा। भैया जी सिंपल सी बात है, धरती मैया इसको अपने पास बुला रही होंगी एमजी से, थ्रेड है तो ऊपर टेंशन लग रहा होगा, ये पॉइंट अगर है तो इस पॉइंट पे इसकी वजह से नॉर्मल लग रहा होगा जिसको कांटेक्ट फोर्स आप बोलते हो। लेकिन भैया कोई भी बॉडी ऐसे दो जगह से पायोटेड है, एक जगह से नहीं, दो जगह से, एक नॉर्मली ऊपर और एक नॉर्मल इधर लग रहा होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि एक ये रॉड जो है पायोट है ना, रॉड का दो डायरेक्शन है, एक्स और वाई एक्सिस दोनों। इस पॉइंट को अगर मैं ओ बोल दूं, सोचना, इस पॉइंट को मैं अगर ए बोल दूं, इस पॉइंट को अगर मैं सी बोल दूं, सेंटर पॉइंट, तो इधर के डायरेक्शन में एक मार रहा होगा पट्ट से जिसको N1 आप बोल दो, इस डायरेक्शन में एक मार रहा होगा जिसको N2 आप बोल दो। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई है तो पूछ ले जनाब। अब देखिए हमारे पास फोर्सेस पता चल गया, रॉड का लेंथ भी हमारे पास पता चल गया। हमें क्या करना है, सोच के देखो, हमें क्या करना है। अगर हमें स्टेशनरी इसको रोकना है प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बातों को सारे बच्चे यहां लिखेंगे। इफ वी वांट टू kept it in rest, so we have to do our basic law, torque net should be equal to 0 at each point, at point and F net is equal to 0 at point. अब ये दोनों कैसे आएगा भैया, F के बारे में क्या राय है आपकी, क्या गड़ रहा है यार मुझे, F नेट के बारे में भैया आपकी क्या राय है जल्दी बताइएगा, F रेट के बारे में आपकी क्या राय है भैया जल्दी बताइएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी बताइए। शानदार 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 शानदार। अच्छा, कहां इसको स्टेशनरी होल्ड किया गया है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में स्टेशनरी किया गया है तो N1 की वैल्यू क्या होगी जल्दी बोलो। स्टेशनरी होने के नाते N1 की वैल्यू क्या होगी जल्दी बोलो, ये हो जाएगा 0। F net on x axis will be 0, so N1 will be 0 because स्टेशनरी में रखा गया है, समझ रहे हो। और हमें y एक्सिस को देखना पड़ेगा, तो y एक्सिस में क्या है, ये t है, ये N2 है, ये mg को बैलेंस कर रहे होंगे, यानी N2 प्लस t इज इक्वल टू mg होना चाहिए। अरे भैया ये N1 0 क्यों आया, क्योंकि कोई मोशन नहीं है, कहीं रॉड नहीं जा रहा है, तो N1 की वैल्यू 0 कर दिया। समझ में आ गया, आ गया बात समझ में, एकदम क्लियर है जी, हाँ जी एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अब देखो इसी के अबाउट टॉर्क भी होगा, टॉर्क किसकी वजह से होगा सोच के देखो, N2 की वजह से जो टॉर्क होगा, यानी इसकी वजह से जो टॉर्क होगा। टेंशन की वजह से कोई टॉर्क नहीं होता, टेंशन एक इंटरनल फोर्स होता है, टेंशन खत्म हो जाता है। हमें इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखना, इस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालेंगे उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क हमेशा 0 होता है, क्योंकि वहीं पे डिस्टेंस उसका क्या होता है, 0 पे होता है। साइन 0 जा 0, मतलब साइन के एंगल आप पुट करेंगे। तो अगर हमें टॉर्क नेट एट ए निकालना है तो ये क्या कर रहा है, ये रॉड को ऐसे खड़ा करना चाह रहा है। mg बेचारा क्या करना है, रॉड को ऐसे करना है। ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, ये वाला इसको उठाना चाह रहा है, ये इसको गिराना चाह रहा है, पॉइंट ए के बारे में बात ही नहीं करनी है।
तो इसका मतलब N2 की वजह से डॉट ऑफ L आएगा टॉर्क। इसके लिए इस पॉइंट से जो पॉइंट कंसीडर किए हैं यहां लिख लीजिएगा टॉर्क अबाउट ए। ये बहुत बड़ी गलती है जो लिखते नहीं हो तुम लोग, टॉर्क अबाउट ए। अभी सोचना, मेरी बात ध्यान से समझना। अब मैंने क्या बोला, ए पॉइंट है, अगर तुम्हारा बड़ा इच्छा कर रहा है, बड़ा इच्छा कर रहा है, बड़ा इच्छा कर रहा है, सौरभ भैया क्या आप मेरे को बताओ, आपने टॉर्क ड्यू टू टेंशन क्यों नहीं लिखा एट पॉइंट हो? मैं कहूंगा मूर्ख हो क्या? कहोगे कैसे? अरे यही टेंशन है। क्या डिस्टेंस है तुम्हारा? सुनना। क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? सुनना। खत्म कहानी है। तो ये ऊपर ये नीचे, तो N2L शुड बी इक्वल टू क्या, mg इंटू L/2। क्यों L/2 अब आ गया भाई? अरे यार खोपड़ी लगाओ, यहां है ना mg, यहां से ए पॉइंट की दूरी कितनी है? L/2, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास पे mg लग रहा है। क्या आ गया मेरी बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो अब N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो ये हो जाएगी mg/2। क्या पूछा है यार इसने पूछा है फाइंड आउट फोर्स ऑन द पायोट। तो फोर्स यही N2 बचेगा एक, यही होगा। खत्म, इंट फिनिश, समाप्त। टेंशन निकालना, टेंशन निकाल देते हैं। हाँ, टेंशन निकालना, टेंशन निकाल देते हैं। दैट इज mg/2 प्लस टेंशन इज इक्वल टू mg। टेंशन निकाल देते हैं। सो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? mg माइनस mg/2, यानी कितना हो जाएगा? आधा, एक में से आधा घटा दो, mg/2। करेक्ट आंसर यही होगा आपका। टेंशन निकालना टेंशन, N2 निकालना N2। कोई भी चीज निकालनी रहेगी अपना का बेसिक। देखो मैं आपसे फिर से एक सवाल पूछूं, आपने यहां पर क्या लगाया? सोच के देखो, हमने क्या क्या यहां पर यूज किया। पहले उस चीज की लिस्ट बनाओ। अगर आपको फिजिक्स में अल्टीमेट लेवल का बनना है तो मैं जो बोल रहा हूं उस चीज की लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दो। हर प्रॉब्लम में प्यारे बच्चों आज से एक नया हैबिट डालेंगे अपन। मेरे लिए भी एक नया होगा, आपके लिए भी नया होगा। हर प्रॉब्लम में आप मुझे टोकोगे, मैं आपको टोकूंगा। हमको लिस्ट बनाना, हमने क्या क्या किया। पहला हमने क्या किया? एनालाइज किया। ये हमारा पहला पॉइंट होना चाहिए जो हर वक्त होगा। कोई भी स्ट्रेटेजी बिल्ड करना है, एनालाइज करना है। दूसरी हमारी क्या होगी कि भैया इसमें सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया? हमने इसमें FBD बनाया। फिर तीसरा स्टेप क्या है? इसमें हमने इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाया। इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट देखो, लिखोगे ना तो चेकलिस्ट तैयार हो जाएगा, मजा आ जाएगा। कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम डराएगा नहीं। उसके बाद क्या लगा? उसके बाद हमारा लगा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, सिग्मा FX FY। उसके बाद क्या लिखा? टॉर्क का कॉन्सेप्ट हमारे पास लगा, और बस रिजल्ट हमारे पास आ गया। क्या कहते हो? क्या कहते हो? देख रहे हो, चार चीजों के अंदर सारा का सारा माथा एकदम सही हो गया। आ गया सवाल लग के? अब ये चीज आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। आ गया बात समझ में? अब हमें क्या करना है? अब हमें आगे मूव करना है। आगे क्या है हमारा? आगे क्या चीज है हमारी? आगे हमारा क्या है? रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये बहुत बड़ी चीज है ना? ये बहुत बड़ी चीज है। इसका यूज आता है हमारे एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसीलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। क्या नाम, टॉपिक का नाम है? रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क का मतलब क्या होता है? टाउ। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? अल्फा। अब हमें इसके बीच में रिलेशन सेटअप करना है। तो पहले आपको कुछ कुछ रिलेशंस मैं बता दे रहा हूं, उन्हें आप अपने दिमाग के जहन में डालो। जो कुछ कुछ रिलेशंस हैं उनको आप याद रखो। पहले तो बात है कि आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या था? मैंने आपको बताया था कि पहला जो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू R ओमेगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था A इज इक्वल टू R अल्फा। तीसरा फॉर्मूला मैंने बताया था टॉर्क इज इक्वल टू, अभी तीसरे वाले के बारे में बात नहीं करेंगे, जितना हमें पता उतना करते हैं, F क्रॉस R। चौथा फॉर्मूला आप याद रखना, थीटा इज इक्वल टू, या आप यहां पे लिख लेना थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क लिख लेना R थीटा। ये सब कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना है, जो बार बार आपको यूजफुल में आएंगे, बार बार आपसे काम करवाएंगे और बार बार आपसे मदद मांगेंगे, कहेंगे मेरा करो। ओके, थोड़ा लेग, आई डोंट नो मेरे साथी क्या भैया अथर्व, ओके आई विल लुक इनटू मैटर, और जल्दी इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। जो भी आपकी दिक्कत परेशानी आ रही है आज के लिए, आपका जो भी थोड़ा बहुत लैग वैग हो रहा है उसको हम देख लेंगे, ठीक है ना, चिंता मत करो।
तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये मेरा टॉपिक है, मुझे ये काम करके बताइए भैया। तो मैं आपसे सिंपली ये चीज पूछूंगा कि अभी आपने क्या पढ़ा था, फोर्स इजिकल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, लीनियर वाले केस में। आ जाओ लीनियर के केस में सोचना। तो अगर मैं यही बोलूं कि इसको आप रोटेशनल के केस में लिखो, तो आप बड़े आराम से, अब देखो तोता मतीन बोलोगे, अरे यार क्या करना है, फोर्स की जगह टॉर्क लिखना है, मास की जगह आई लिखना है, ए की जगह अल्फा लिखना है, यानी टॉर्क इजिकल टू अल्फा या अल्फा इजिकल टू टॉर्क बाई आई, खत्म कहानी। इससे ज्यादा भी कुछ सोचना है क्या अपन को, बोलो, इससे ज्यादा भी कुछ सोचना है क्या अपन को, बोलो। बहुत बढ़िया। तो जैसे हमने न्यूटन्स का सेकेंड लॉ बनाया था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बनाया था, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने लीनियर के लिए बनाया था। क्या बनाया था, लीनियर मोशन के लिए हमने क्या बनाया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, और सिग्मा एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन नेट, ठीक। उसी तरह रोटेशनल के लिए भी सेकेंड लॉ वैलिड रहेगा, मैकेनिक्स है भैया। तो रोटेशनल के लिए क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा और सिग्मा ऑफ टॉर्क नेट इज इक्वल टू आई अल्फा नेट। क्या नोट डाउन हो रहा है क्या आपकी कॉपी पे, क्योंकि ये मिट जाएगा। क्या नोट डाउन हो गया क्या आपकी कॉपी पे, क्योंकि ये मिट जाएगा, इसकी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। क्या आपको एकदम रिलेशन समझ में आ गया बढ़िया तरीके से, क्या आपको एकदम रिलेशन समझ में आ गया बढ़िया तरीके से, क्या नोट हो गया होगा आपके कॉपी पे, क्या बातें एकदम क्लियर है, जो मैंने बात बोली है क्या एकदम क्लियर है, क्या इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आ रहा है, नहीं आ रहा है। अथर्व, रुद्राक्षी, दिव्यांश, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या अब मैं इतना कह सकता हूं कि आप प्रॉब्लम के लिए रेडी हो, चलो। तो अगर आप प्रॉब्लम के लिए रेडी हो, सबसे पहला प्रॉब्लम एक करो। मैं देखो आज प्रॉब्लम बार बार आपको क्यों करा रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा भी समझो कि ये आसान चीजें हैं। कहने तो बड़ी आसान चीजें हैं कि चलो भैया आपको कर लिए, लेकिन एक्चुअल में जब तक आप इसे करोगे नहीं ना, तब तक आपको फील वो नहीं आएगा। अगर आपको फील चाहिए, सवाल करना पड़ेगा, और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है करना। तो इसलिए मैं बार बार आपसे क्वेश्चंस करा रहा हूं कि थोड़ा सा आपको सवाल कराते जाऊंगा तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि अल्टीमेटली थोड़ा सा बस और इधर करना है ना। रॉड वाला कट रहा था, अभी नहीं कट रहा है, अभी सब आ रहा है ना, बाद में देख लेंगे। जल्दी करिए भाई, 3 मिनट का समय है आपके पास। डन है जी, 1 मिनट 6 सेकंड बचा है। और ये सवाल जाना पहचाना लग रहा है, कुछ कुछ ऐसा फील हो रहा है कि भैया कहीं ना कहीं तो आया हुआ सवाल है ना। ये अलग बात है मैं लिखता नहीं हूं ताकि आप डिमोटिवेट ना हो जाओ, क्योंकि होता है ना कि जब हम लोग जान जाते हैं कि आगे पहाड़ है, नदियां हैं, नाले हैं, तो हम लोग सोचते हैं ना जाए तो वही बढ़िया है। ठीक है जी, हाँ जी बताइए। चलिए एंड समाप्त, फिनिश, टाटा बाय बाय। आइए, ये यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास स्मॉल m एंड लेंथ l हिंज एट पॉइंट h। ये जी जनाब इसका पॉइंट है, जिस हिंज पॉइंट मतलब जैसे ये मेरा मान लो ये हिंज पॉइंट है, मेरा हाथ का ये देख रहे हो ये हिंज पॉइंट है। अब कैसे रोटेशन हो रहा है देखो,
ये रोटेशन हो रहा है ऐसे, ये हिंज पॉइंट है। बड़ा आसान सा है जी, 5 mg/36 L। कई बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, अभी मैं देख लेता हूं क्या है क्या नहीं है। चेकलिस्ट बना लेना क्या करना, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत कुछ सिखाएगा, पेशेंस वाइज 10 मिनट में करना है अपन को। अच्छा, हिंज पॉइंट H कैन रोटेट इन वर्टिकल प्लेन अबाउट अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऐसे जी, ठीक है। फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय हिंज जस्ट आफ्टर रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। इस बात को थोड़ा सा नोटिस करना है, जस्ट आफ्टर रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम एन इनिशियल पोजीशन मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। क्या बात क्या बात क्या बात। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो दुनियादारी गया कुछ भी करने, हमें पहले यह निकालना है भाई कि जो चीज हमसे पूछी गई है, क्या पूछा गया हमसे, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय हिंज जस्ट आफ्टर रॉड। तो अब हमें इस हिंज के बारे में सोचना है कि यार आखिर अगर मेरा ये रॉड है, समझिएगा पहले हमने क्या लगाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। पहले हमें एनालाइज करना है, एनालाइज हमने कर लिया कि भैया अगर मेरा ये रॉड है तो रॉड के ऊपर ये जो हिंज्ड वाला बंदा है, ये जो हिंज्ड वाला बंदा है, ये क्या कर रहा होगा, ये दो डायरेक्शन जैसे भी पिछला वाला किया हो, सेम वही तरह का कॉन्सेप्ट यहां भी है। तो क्या कर रहा होगा, ये एक तो इधर लगा रहा होगा N1 और एक तो इधर लगा रहा होगा N2। बातें खत्म, यहां से इंड हो गया अपना काम। बस हमने एक कॉन्सेप्ट अपना उठा लिया एंड दिस एंगल विल बी 37 डिग्री। एक काम हमारा खत्म हो गया कि हमने विजुअलाइज कर लिया कि भैया क्या है, कैसे है, N1 और N2 क्या है। अब आगे जस्ट आफ्टर रिलीज, जैसे ये रिलीज हुआ होगा तो मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि इसका जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट है वो है ये, और इसी फिगर में ये वाला जो है दिस विल बी आवर N1 एंड दिस विल बी आवर N2। अब जो सवाल पूछा है वो पूछा है टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स कितना आएगा, इन दोनों का जो कंपोनेंट होगा उसी को हमको वेक्टरली ऐड करना है, वो बात की बात है। तो मान लीजिए यहां से हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास L/2 पर है, तो हमने बोल दिया है दिस इज mg, ठीक है, दिस इज mg। अब मुझे बताइए कि आपको निकालना है टॉर्क ड्यू टू एट पॉइंट H, ड्यू टू पॉइंट H, इस पॉइंट पे टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क नेट क्या होता है जी, ये होता है I का अल्फा के साथ मल्टीप्लाइड, होता है नहीं होता है, बोलो। अब टॉर्क एट ए पॉइंट कैसे निकलेगा, सोच के देखो, टॉर्क एट ए पॉइंट कैसे निकलेगा। टॉर्क का मतलब हो गया सौरभ ये फोर्स ले लीजिए, आर परपेंडिकुलर ले लीजिए। मैं कहूंगा चलो फोर्स तो mg आ गया, अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा। तो अगर ये 37 है तो ये भी 37 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो क्या निकल के आएगा, टॉर्क A इजिकल टू mg इंटू आर का cos 37, और R कितना होगा भैया जी, अगर ये L है ये L है तो ये L/2 होगा, ये L/2 होगा। कह सकता हूं मैं, वेट ये वाला भी कह सकता हूं मैं कि भैया जी ये हो जाएगा mgl इंटू L/2 इंटू कॉस का 37। और एक प्लान बताऊं, एक प्लान और बताऊं, एक प्लान और बताने दोगे, क्या प्लान है पूछो। प्लान ये है कि आप इस mg का कंपोनेंट अगर इस डायरेक्शन में ले लें तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, इसका कंपोनेंट भी mg का cos 37 आएगा। तो अगर आप इस कंपोनेंट को ले लेंगे, सोचो मैंने क्या बोला था, टॉर्क की दो परिभाषा मैंने आपको बताई थी। एक मैंने बताई थी पहली वाली कि आप F क्रॉस R परपेंडिकुलर देख लो और R परपेंडिकुलर क्रॉस F देख लो, अरे दोनों उल्टा लिख दिया, F परपेंडिकुलर क्रॉस R देख लो। दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला अपन को लगाना था, हमने दोनों में से एक फॉर्मूला लगा दिया, दोनों बराबर आता है, दोनों में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो आप ऐसे कर सकते थे, अगर आपको और आसान करना था तो आप mg cos 37 का कंपोनेंट लेते, उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये L/2 तो हो ही जाता। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg इंटू L/2 cos 37 की वैल्यू कैसे निकालोगे। अरे जनाब ये ट्रायंगलवा देखो, ये L/2 है, नीचे वाला लेंथ से कोई खास मतलब नहीं है। आपको कल मैंने प्रूफ करके भी ये चीज दिखाई थी और मैंने बताया था कि अगर कभी भी आपका होता था तो आपने यहां निकाला था ml²/3 sin अल्फा, ये वाला आपको याद होगा कल जब हमने रॉड को ऐसे रखा था तब। तो वही सेम चीज लगाना है ml²/3 इंटू, अब cos 37 की वैल्यू हमने पुट कर दिया,
cos 37 एक तो l/2 है, नीचे वाला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आ जाएगा अल्फा। क्यों? क्योंकि ये जो टॉर्क है उसकी वैल्यू होती है आई अल्फा की भी बराबर। ये वाली बात समझ में आ रही है? ये जो टॉर्क है इसको ऐसे छोड़िए, इसको ऐसे छोड़िए, ये भी टॉर्क आपका ए वाला है, ये भी टॉर्क आपका ए वाला है, सोच के देखिए। अब इन दोनों फॉर्मूले को हम क्या करेंगे? बैलेंस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? बैलेंस करने वाले हैं। कैसे आया ये वाला? टॉर्क इजिकल टू होता है एफ इंटू आर परपेंडिकुलर भी, टॉर्क इजिकल टू आई अल्फा भी होता है। तो अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों को बैलेंस करने वाला हूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं mgl/2 cos 37 डिग्री इजिकल टू ml²/3। अब ml²/3 क्या है? यह है इस एंड के अलोंग आई, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनटू अल्फा करने वाला हूं मैं। चलो अब मुझे बताओगे, क्या मैं m से m को उड़ा दे रहा हूं? क्या l² से l को उड़ा दे रहा हूं? तो ये कितना बन जाएगा? सोच के देखो। ये आपका बन जाएगा अल्फा इजिकल टू, ये 3 दूनी 6, तो अल्फा, अल्फा यार, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये बन जाएगा 6gl/5l अल्फा। ये आपके आंसर 3 दूनी 6, हाँ ये आपके आंसर है 6g/5l। ये आपका अल्फा है, यानी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका अल्फा है। और अल्फा निकालना कैसे? मैंने बेसिक लॉ है, बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक चीजें हैं। इतना तक कितने सही किया था? अल्फा की वैल्यू कितने लोगों ने निकाला था वो पहले मुझे बताओ। अल्फा की वैल्यू कितने लोगों ने निकाला था? पहले एक तो अल्फा की वैल्यू निकाल के बता दो, पहले अल्फा की वैल्यू निकाल के बता दो, फिर तो आगे करेंगे। अल्फा की वैल्यू निकाल के बता दो। ये तो पहले ये बता दो ना कितना आता है। 6g/5l कितने लोगों का आया था? ये तो पहले बता दो। आया था या सच में झूठ बोल रहे हो? सबका ना? हाँ भाई, आना तो देखो जरूरी चाहिए। वो नहीं आएगा तो फिर काम नहीं होगा। डन है जी? मी, अरे cos 37 की वैल्यू रखो यार, 4/5। सेम आ रहा है यार। सर L इजिकल टू ml²/3 कैसे आया? चाचा विधायक हैं क्या तेजस्वी जी आपके? कितना चिल्ला के कल बताया गया था कि अगर ये रॉड है सेंटर पे ml²/3, याद रखना यहां पे ml²/3 इंड पे। पढ़ते नहीं हो मतलब, सोच रहे हो चाचा विधायक हैं, कॉलेज का सीट दिला देंगे। यहां तक का बात क्लियर है? आगे चल सकता हूं या नहीं चल सकता हूं? इजाजत दे दो भैया, इजाजत दे दो भैया। ठीक है, अब समझो, इसको थोड़ा सा और आगे चलना पड़ेगा, तो इसको अभी थोड़ा अवॉइड करना। अब समझो, मेरे पास ये है रॉड, हमें अभी देखो, हमें जो निकालना उससे भटकना मत। हमें निकालना है ये वाला जो पॉइंट था हमारा, ये वाला जो फोर्स था वो था N1, इसे थोड़ा भटकिएगा मत। ये वाला था हमारा N2, और अब देखो हमने निकाल लिया अल्फा। तो हमने अल्फा निकाल लिया, यानी सेंटर से ये किस तरह रोटेट हो रहा है उसका एंगुलर हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अल्फा, क्योंकि कोई भी रॉड देखो अगर ऐसे चल रहा होगा तो उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा होगा इस डायरेक्शन में, हमेशा और हमेशा उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। और उस टेंजेंशियल के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रेडियल और एक होता है जो उसका एक कॉस वाला कंपोनेंट, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, ऐसे नाम दे देते हैं अपन कि एक वर्टिकल कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अब क्या करना है? अल्फा की वैल्यू को हमें निकालना है, यानी ए की वैल्यू को हमें निकालना है। तो ए इजिकल टू क्या होता है? हमें पता है ए इजिकल टू होता है अल्फा इंटू आर। सो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अल्फा की वैल्यू कितनी निकाले हो? 6g/5l।
यानी 6G/5L इंटू आर की वैल्यू पॉइंट नंबर ए से कितनी है, सेंटर ऑफ मास के बारे में ही बात करेंगे, L/2, 2 3 जा 6, L से L कट गया, ए की वैल्यू आ गई 3G/5। अगर ये 37 डिग्री है तो ये भी 37 डिग्री हो जाएगा, तो मतलब ए की वैल्यू, ये जो ए की वैल्यू आई टेंजेंशियल वाली वो आ गई 3G/5। अब दो कंपोनेंट करने हैं, तो कंपोनेंट अलोंग एक तो करना है हमें परपेंडिकुलर, एक करना है हमें पैरेलल। तो हम इसको ऐसे बोल दे रहे हैं, ये वाला जो कंपोनेंट है चूंकि 37 डिग्री के साथ वाला एंगल बना रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि NY, क्या लिख रहा हूं मैं, जो AY वाला कंपोनेंट है, समझिएगा, इधर y है इधर x है, ये x है y है, AY वाला जो कंपोनेंट है वो कितना आएगा, वो आएगा 3G/5 इंटू कितना आएगा, cos का 37 डिग्री, और AX वाला जो कंपोनेंट है वो आएगा 3G/5 साइन का 37 डिग्री। हाँ जी जनाब, क्लियर है क्या आपको मेरी बात? कितने लोगों को क्लियर है? एकदम बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। तो इसको अगर सॉल्व करोगे ये कितना हो जाएगा, 4/5, तो 3G/5 इंटू 4/5, 12G/25, और ये हो जाएगा 9G/5। क्या यहां किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ ले। 25 ना, 9G/25, ठीक है। तो हमने AY और AX निकाल लिया। अब इसका फायदा क्या हुआ, इतना कॉम्प्लिकेटेड करना ही क्यों, करना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, सोचो, अल्टीमेटली आपको ये गधे चाहिए, N2 और N1 चाहिए, और इनका वेक्टर चाहिए आपको, यानी इन दोनों को जोड़ना भी होगा, यानी आपको ये चाहिए R रिजल्टेंट आपको चाहिए, जिसका मतलब क्या है पता है, N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, ये होता है आपका वेक्टर का कोई भी फोर्स निकालना। ये मजेदार चीज है, यही चीज है जिसको आपको समझना है। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन अब सोचो मजे वाली बात, मजे वाली बात तो यह है कि हमें यह चीज भी ध्यान रखना है कि जस्ट आफ्टर रॉड रिलीज, यानी बहुत सिंपल कंडीशन के बारे में बात कर रहा है। जैसे ही जस्ट आफ्टर रॉड रिलीज होगा, N2 वाला इसको बैलेंस कर रहा होगा नीचे वाले को, और N1 वाला इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो अगर हमने फोर्स निकालना है तो N1 हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन। तो N1 के लिए जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 9G/25, ये पहला हो गया। और N2 के लिए जो टोटल नेट एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, M इंटू ए की वैल्यू क्या है, 12G/25। अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है R नेट, और R नेट की वैल्यू कितनी होगी, M इंटू 9G/25 का होल स्क्वायर प्लस M इंटू 12G/25 का होल स्क्वायर। कितने प्यारे बच्चे, इसको सॉल्व करके अब R नेट की वैल्यू को अस्थायी रूप से बता। मैंने क्या बोला, प्रॉब्लम बड़ा भले है बट ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा। प्रॉब्लम भले बड़ा है लेकिन ऐसा नहीं समझ नहीं आएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी मिला लीजिएगा करके, ये आती है इसकी वैल्यू, ये आंसर इसका करेक्ट आंसर होता है, mg√10/5। ये इसका सोल्यूशन पार्ट है। देखो प्रॉब्लम बड़ा नहीं था या कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, समझिए, ना ही प्रॉब्लम बड़ा था ना ही प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड था, बस हम लोगों ने जो जो काम किया उस काम को आपको याद रखना है। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया, शाबाश। हो गया जी जनाब, इसको कॉपी करें। देखिए घबराने से कोई चीज कभी जिंदगी में सही हुई नहीं है। जो घबराता है वो जाता है। आप अपने ऊपर विश्वास रखो। मैंने क्या बोला, प्रॉब्लम बड़ा नहीं है। मैं फिर से रिपीट कहो तो कर दूं, मैं अभी भी ये चीज कह रहा हूं, एडमिट कर रहा हूं, प्रॉब्लम बिल्कुल बड़ा नहीं था बच्चों। बड़ा क्या है, आप कितना अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो वो बड़ा है। अगर यही आपको अपने घर पे चोरी करना होता तो आप इसको 2-5-4 मिनट में आप इसको करके हटा दिए होते।
अब मुझे बताना है, आपको समझाना है, हर पॉइंट आपको करके दिखाना है, तो अल्टीमेटली वो समय लेता है। और वही मैं जानता हूं कि अगर आपको खुद से करना होता यही चीज, तो आप 1 मिनट में इस चीज को कर दिए होते और कहते लीजिए भैया काम हो गया। वो मुझे पता है, तो मैं इस बात पे आप पे विश्वास में कर रहा हूं कि आपको वो चीज पता होगा। चलो हो गया क्या? आई थिंक इट्स जेई एडवांस क्वेश्चन। नो, इट्स नॉट जेई एडवांस क्वेश्चन, इट्स फॉर मेन। इट्स फॉर मेन। ठीक है, सो काइंडली चेक द आंसर। जिस किताब से क्वेश्चन में उठाया उसमें ये था, आप सॉल्व करके देख लेना, उल्टा पुल्टा कुछ भी आ सकता है, कॉशन है, किताब उताब कभी सही नहीं दिए रहते हैं। ये मैं मिटा दे रहा हूं और यहां पर मैं एक नया टॉपिक डाल दे रहा हूं, पुल्ली कांस्टेंट, फिर एंगुलर मोमेंटम वगैरह पढ़ना है। तो यहां पे एक नया टॉपिक आप डाल लीजिए, एक नया टॉपिक डाल लीजिए, पुल्ली कांस्टेंट इन रोटेशन, ये टॉपिक डाल लीजिए। अब देखो वो पुल्ली नहीं है जो आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मिलता था, नहीं, अब वो नहीं है। अब यहां पर ना मजाक हो गया है, पूरा सब कुछ बदल गया है। अब यहां पर जो पुल्ली कनेक्ट है, मान लीजिए ये बॉडी है बी, ये बॉडी है ए। केवल समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, समझना ध्यान से, पहले हर पॉइंट को समझो। अभी क्या है, खोपड़ी को एकदम शांति से रिलैक्स मारो। ये है इसका रेडियस आर, एकदम शांति से रिलैक्स मारो। अब मेरी बातों को बहुत गौर से सुनना। ए वाला बॉडी जा रहा है नीचे, किस इन्फ्लुएंस में जा रहा है नीचे? किस इन्फ्लुएंस में? किस इन्फ्लुएंस में? mg की वजह से। तो नीचे हमने बोल दिया कि दैट इज वेलोसिटी a है। जब ये नीचे जा रहा है तो ये बॉडी जा रहा है ऊपर, वेलोसिटी ऑफ b से। अब मान लेते हैं कि क्षणिक मात्र भर के लिए ये जो रस्सी है, रस्सी इस पुल्ली पर यहां जो रखा है उसका नाम, उस पॉइंट का नाम P है, और ये जो यहां पर रस्सी, उस पॉइंट का नाम Q है। एक एक पॉइंट के बारे में हम लोगों ने अपने मन में धारणा बना ली। क्या बना लिया? कि भैया यहां से पॉइंट P है, यहां पॉइंट Q है। अब देखना जरा ध्यान से, अब इस पॉइंट P के बारे में सोचो, इस पॉइंट P के बारे में सोचो, ये जो पॉइंट P है, और इस पॉइंट Q के बारे में सोचो, ये जो पॉइंट Q है इसके बारे में सोचो, जरा सोचो। ये इधर फैलाने का मतलब ये मैंने हवा में बाहर निकाला है, ये रेडियस से कनेक्टेड है। आपको क्या लगेगा? ये बॉडी नीचे आ रहा है, ये बॉडी नीचे आ रहा है, तो ये Q वाला पॉइंट भी नीचे आ रहा होगा। तो Q वाला पॉइंट ऐसे इसको रोटेट करने की कोशिश कर, ये Q पॉइंट क्या नीचे भी आ रहा होगा और इधर भी चल रहा होगा। अरे नहीं समझ में आया क्या? सोच के देखो, सोच के देखो, नहीं समझ में आया क्या? आया ना? ये नीचे भी आ रहा है और चलने की कोशिश कर रहा होगा। इधर की डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी v ऑफ q इज इक्वल टू r का ओमेगा। तो जो पॉइंट की वेलोसिटी है वही उस पॉइंट ऑफ ब्लॉक के भी होगी, क्योंकि सारा का सारा कनेक्टेड है। ये भी जो हो जाएगा r ओमेगा। अब जैसे ये ऊपर जा रहा है तो ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे। तो इधर क्या लगने वाला है? v इज इक्वल टू r ओमेगा, और vb की वैल्यू क्या हो जाएगी? r ओमेगा, क्योंकि जिस पॉइंट से ऊपर जा रहा है उसी पॉइंट से नीचे भी आ रहा होगा। अभी समझ में आ गया क्या? सोच के देखो। तो अगर हमको अब यहां लिखना होगा वेलोसिटी, तो मैं लिखूंगा r ओमेगा, मैग्नीट्यूड r ओमेगा, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू r का अल्फा। डन है जी। कोई परेशानी तो नहीं आई जी आपको? सोच के देख लीजिए। पुल्ली कांस्टेंट इन रोटेशन में कोई परेशानी तो नहीं आई आपको? सोच के देख लीजिए, सोच के देख लीजिए, क्या कोई परेशानी आई? क्या आई है तो जनाब पूछ लीजिएगा। कोई परेशानी आई क्या? हमें ये नहीं करना mg माइनस टी वगैरह, वो बच्चों वाला काम नहीं करना। हमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में देखना है। वो जो आप बता रहे हो ना बच्चों वाला, वो चीज यहां एप्लीकेबल नहीं है। वो बाद में, वो तो फालतू सवाल है। वो जो छोटे मोटे बच्चों के लेवल के सवाल आते रहते हैं वो है। एक सवाल कराऊं क्या? एक सवाल करोगे क्या? रुको, एक क्वेश्चन तुम लोगों को कराते हैं।
फिर तुम लोग को और मज़ा आएगा। चलो एक क्वेश्चन कराते तुम लोग को, देखना। एक जेईई एडवांस का ही सवाल है, उसी से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ है, कैसे है। ठीक है, ये जेईई एडवांस का थोड़ा सा क्वेश्चन, इसी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो ये एज्यूम कर लो कि आपके पास ये रखा हुआ है एक इस तरह का बड़ा सा, ठीक है, और ठीक है, ये समझ में आ रहा है। और इसी के अंदर क्या रखा गया है, एक और छोटा सा रखा गया है, ठीक है, ये हो गया, समझ गया मेरी बात। और फिर क्या हुआ है, ये कंसेंट्रिक आपको दिख गया हो गया। और फिर क्या है कि यहाँ पर, यहाँ से रस्सी है, और ये जो रस्सी प्यारे बच्चों, ये रस्सी इस वाले पे ऐसे बंधी हुई है। मतलब जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है दिख रहा है कि नहीं, ये जेईई एडवांस लिखा हुआ है ना, जो बड़ा वाला है उस पर रस्सी इस तरह की लपेट, सॉरी, जो छोटा वाला है उस पर रस्सी लपेटनी है हमें, बड़े वाले पे खुलना पड़ेगा। ये है जो, ये छोटे वाले पे ऐसे रस्सी लपेटी गई है, ये आपकी, अरे यार क्या रस्सी बन रहा है बताओ, ये रस्सी आपकी इस पे लपेटी गई है, ठीक है। ये जो है स्मॉल आर रेडियस है, और ये जो है ये कैपिटल आर रेडियस है। तो अब आप समझो आपको पुल्ली कांस्टेंट कहाँ कहाँ लगाना है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। इधर से मान लो कोई इस वाले पॉइंट पे कोई बॉडी लटकी हुई है ऐसे, जिसका मास क्या है, m है, ये m मास है, और ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है जिसकी वैल्यू है स्मॉल a। और ये जब नीचे जा रहा है तो ओवर बात है कि ये भी घूमेगा इस तरफ, ये ऐसे घूमेगा। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये वाला छोटा वाला, वो a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, कैपिटल A। मैंने क्या बोला, ये a से जा रहा है, ये कैपिटल A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। सोच पा रहे हो, जैसे इसको रेस्ट से थोड़ी देर के रिलीज किया गया, ये स्मॉल a से नीचे जा रहा है, कैपिटल A से। फाइंड रिलेशन बिटवीन, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन स्मॉल a एंड कैपिटल A। बहुत धमाका वाला सवाल है, मतलब बहुत बढ़िया सवाल मुझे लगता है। मैं जनरली इसको लेता इसलिए नहीं हूं क्योंकि बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन पॉइंट भी रहते हैं, बट मैं चाहूंगा आज क्लियर हो जाइए आपका। ठीक है, एंड जो बच्चे इस क्वेश्चन के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, इसमें हमने सिर्फ छोटे पॉइंट्स के बारे में बात किया। यार ये देखो, ये पॉइंट्स हैं भैया मेरे, पॉइंट्स। फोर्स क्यों लगा रहे हो पॉइंट्स के ऊपर यार, पॉइंट्स के ऊपर कब फोर्स लगते हैं। हम इस बात के लिए टॉक थोड़ी कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, ये टेंशन कितना हो गया, mg कितना। वी आर नॉट बैलेंसिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वी आर नॉट सेइंग अबाउट एनीथिंग अबाउट द फोर्सेस एंड देयर बैलेंसेस। हम उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, टॉर्क फोर्स है, हम बस समझ रहे हैं कि इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैसी होगी, बस। अरे सिंपल सा जवाब है ससु बाबू, ये ऐसे ऊपर जा रहा है, ये ऐसे नीचे आ रहा है, बस बात खत्म। ये ए बी के अंदर हम लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है यार, समझो। ये वाला करो, जो बात है उसको, बात को समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग। ठीक है, देखो भाई स्पीकर का क्या है, वो माइक की बैटरी चार्ज है या नहीं, ये भी लुढ़कने ही वाला है। चलो कर लेते हैं, तब तक 1 घंटा तो है ना अपने पास। TX/RX ट्रांसमीटर का तो बैटरी जाने ही वाला है, कोई ना। चलो करो, 3 मिनट का समय दे रहा हूं, वेट कर लो 1 मिनट।
हाँ जी सही है, बताइए। भैया मैं नहीं कर रहा, मुझे भी मेंस पर ध्यान देना है। बेटा कोई बात नहीं आयुष, कोई बात नहीं। अरे आप बात को समझिए, ये कोई बहुत जरूरी तोप थोड़ी है। अरे मेंस में भी आएगा, यहां भी आएगा यार, यहां भी आएगा, मेंस में भी आएगा भाई। कोई तोप चीज नहीं है कि आप कह रहे हो भैया मैं नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रहा हूं। ऐसी कोई चीज यहां पे नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगी। सारी चीजें क्लियर कट है, सब की सब चीजें क्लियर कट है। मैं करके बताऊं क्या, मैं करके दिखाऊं क्या? चलो मैं करके दिखा दे रहा हूं पहले, मैं करके दिखा दे रहा हूं पहले, थोड़ा सा हिंट देके मैं दिखा दे रहा हूं। पहले अपने दिमाग में ये चीज एब्जॉर्व करो कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस क्या होता है, जब भी कोई बॉडी खुलती है तो एक अगर ब्लॉक नीचे आता है तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्सिक्वेंसेस दूसरे ब्लॉक पे देखने को मिलता है। ये बात हमें पता है, मत अच्छा मत समझो, पूरी चीज मत समझो। तो एक काम करते हैं, नीचे वाली की डायरेक्शन को निगेटिव मान लेते हैं, ऊपर वाले की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। एक साइन कन्वेंशन पहले बना लेते हैं। अब सौरभ भाई अगर ये नीचे जा रहा है बॉडी, सोचो देखो, अगर ये नीचे जा रहा है बॉडी तो क्या मैं यहां पर एक पॉइंट अपना बना लूं, एक पॉइंट बना लूं इस पे, ये देखो, ये एक पॉइंट बना लूं ए और एक पॉइंट इसका बना लूं बी। अब मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, आपका ये नीचे जा रहा है तो नीचे जा रहा है तो इसको इस तरह ये घुमा के खोलना चाह रहा होगा, पूरा का पूरा खोलना चाह रहा होगा। आप मुझे बताइए प्यारे बच्चों कि इस वाले सिचुएशन में एक्सेलरेशन ऑफ इस पॉइंट ए का क्या होगा, सोच के बताइए मुझे, और कुछ मत बताइए, आप खाली अपने दिमाग लगाइए और अपने दिमाग से ये सवाल करिए कि यार इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सिर्फ कितना होगा, क्योंकि ये कनेक्टेड है बी से भी, याद रखना ये कनेक्टेड है बी से भी, याद रखना ये कनेक्टेड है बी से भी, यानी ये जो सेंटर है इसका यहां पर सेंटर पॉइंट, ये भी इस पे कुछ ना कुछ इफेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि ये जैसे खुलेगा वो भी खुलेगा। ये मेरे को आप बस बता दो बस। और याद रखना डरना नहीं, पहली बात तो डरना नहीं। अब अपने आप से सवाल पूछो, अपने आप से सवाल पूछो, क्या पूछोगे? यार सौरभ भैया हाँ बताइए, आपने बोला कि ये अगर नीचे जा रहा है, क्योंकि इसमें देखो इस पॉइंट पे कोई मोशन नहीं हो रहा है तो यहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, इस पॉइंट पे मोशन हो रहा है क्योंकि ये वाला बॉडी नीचे इसको खोल रहा होगा। तो आप अपने आप से ये सवाल करना, क्या सौरभ भैया ये इसको ऐसे रोटेट कर रहा होगा? हाँ यार कर रहा होगा। और अगर भैया ए है तो हम ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए इज एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी। ये मैं बोल सकता हूं, ये मैं बोल सकता हूं, इसके बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिव मोशन का यही कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि अगर कभी भी आपको ए सी दिया रहे इसका मतलब होता है ए माइनस ए सी, ये आपने पढ़ लिया है मेरे से बहुत पहले ही। तो हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, तो इसको इसमें जोड़ देंगे। और ए सी तो पता है ना, ये वाला अल्फा सॉरी ए सी आपको पता है कैपिटल ए है, देखो सवाल दिया हुआ गिवन है, नीचे जा रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, सोच के देखो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा जनाब ए ऑफ ए सी की वैल्यू होगी अल्फा इंटू आर, दैट इज अल्फा इंटू आर। अब आर कौन सा लोगे ये याद रखना, आर आपको हमेशा और हमेशा छोटा वाला लेना है, छोटा वाला, क्योंकि आपको ए से सी के पॉइंट के बारे में ट्रीटमेंट करनी है, ए से सी के पॉइंट के बारे में आपको ट्रीटमेंट करनी है और किसी पॉइंट पे आपको ट्रीटमेंट नहीं करनी है, यानी यहां से यहां वाले बाद में करनी है, जो इसके इफेक्ट को कर रहा है उसके बारे में देखना है। अल्फा इंटू स्मॉल आर, अल्फा इंटू स्मॉल आर। ठीक है, ठीक, एक मिनट, थोड़ा सा लेट मी फिक्स दी साउंड प्रॉब्लम। एक मिनट में हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
चलिए भाई, थोड़ा साउंड सिस्टम खराब हो गया था तो हम लोगों ने साउंड सिस्टम को बढ़िया बना के वापस आए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई। मतलब ए की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, दैट इज ए की वैल्यू तो ए है ही, दैट इज ए ऑफ ए सी अल्फा इंटू स्मॉल आर प्लस ए सी हो गया कैपिटल ए। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये आपका पहला इक्वेशन है जिसके बारे में आपने बातचीत कर लिया है कि ए की वैल्यू ए आर अल्फा आर प्लस ए है। अब इस पॉइंट बी के बारे में भी जरा सोचिए। ये बेचारा पॉइंट बी कहेगा मेरे बारे में भी सोचो भाई, मैं भी तो हूं। तो आप लिखोगे सेम जिस तरह आपने इसको लिखा है, ए ऑफ बी सी प्लस लिखोगे आप ए ऑफ सी। बात तो वही हो गई। अब ये बोलेगा मेरे बारे में सोचो सौरभ भैया, मैं कहूंगा अच्छा रुक भाई सोच रहा हूं तेरे बारे में। तो ये कहेगा कि मैं तो उल्टा खुलूंगा, अगर नीचे जा रहा है ये और ये नीचे जा रहा है तो मैं तो उल्टा जाऊंगा। तो ए ऑफ बी तो सबसे पहले 0, क्योंकि यहां पर कोई भी रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है। और ये बेचारा बोलेगा भैया मैं तो उल्टा खुल रहा हूं, माइनस का अल्फा कैपिटल आर, इसके रिस्पेक्ट में पूरी डिस्टेंस लेनी है आपको। कहीं ये तो नहीं भूल जा रहे हो तुम लोग, कौन सा आर होगा कौन सा कैपिटल आर होगा, कहीं इसमें तो कहीं कंफ्यूज हो जा रहे हो ना। तो ये कैपिटल आर प्लस ए सी की वैल्यू तो पता ही है क्या है जी, ए है। तो अल्फा आर की वैल्यू कितनी है, ए है जी। तो क्या ए की वैल्यू को हम निकाल लें या अल्फा की वैल्यू निकाल लें, ए बाई आर आएगा जी। तो क्या इसकी वैल्यू यहां पुट कर दें तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बाई आर इंटू स्मॉल आर प्लस ए। यही आपका आंसर था, यही जेईई एडवांस ने आपसे पूछा था, रिलेशन आपको यही बताना था। थोड़ा सा क्रिटिकल आपके लिए लगेगा, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है, स्लीपिंग है, पॉइंट है, फिर उसको मानना है। तो मैं आपको एक सिंपल सा बात बोलूंगा, 100% में अगर 30% भी आपने अगर अभी इसको सीख लिया है तो आपकी ज़िंदगी संवर गई है। आगे अभी आपको और मैं जब रोलिंग वगैरह सिखाऊंगा, पॉइंट मोशन सिखाऊंगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन सिखाऊंगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन सिखाऊंगा, तब आपको और मज़ा आने वाला है। तब और ज़्यादा मज़ा आपको समझ में आएगा कि हाँ भैया ये चीज़ें कैसे हो रही हैं और क्या क्या पीछे इसके लॉजिक है। डन है जी, इसको हटाते हैं जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी यार ये कर लेते हैं थोड़ा सा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। पहले तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में बातचीत होने से पहले ही आपको मोमेंटम के बारे में समझ में आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मोमेंटम, पहले इसके बारे में आपको समझ में आना चाहिए। मोमेंटम मतलब क्या होता है जी जनाब, संवेग होता है। आपको याद होगा इसको हम लोग पी वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू वी से डिफाइन करते थे। तो एंगुलर मोमेंटम क्या बला है सौरभ भैया, कुछ नहीं, कोई बला वाला नहीं है एंगुलर मोमेंटम, कोई बला वाला नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात, कोई बला वाला नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने यहाँ P लिखा था उसी तरह आप यहाँ पर अब लिखेंगे L वेक्टर। और L वेक्टर क्या होता है उसके बारे में समझिए। अब एंगुलर का शब्द का मतलब समझिए। जैसे 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 आपने टॉर्क पढ़ा तो टॉर्क का मतलब क्या, आपके दिमाग में क्या रियलाइज हुआ, क्या रियलाइज हुआ कि कुछ नहीं भैया बस फोर्स में आर और गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब फोर्स को रोटेटरी एक्शन केवल प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, बस दैट्स इट, एंड। तो भैया अब जब यहां पर किसी चीज फोर्स को रोटेटरी एक्शन प्रोवाइड करने के लिए टॉर्क आया था, तो अगर किसी के मोमेंटम को रोटेट करना होगा तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। हा बात समझ में आ गई। यानी मोमेंटम ऑफ पार्टिकल के मूवमेंट को देने के लिए, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल के मूवमेंट देने के लिए, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल को मूवमेंट देने के लिए एंगुलर मोमेंटम आता है जनाब, एंगुलर मोमेंटम आता है। तो क्या आ जाएगा, एल की वैल्यू क्या लिखेंगे, अरे वेक्टर हटा दो भाई, वेक्टर का बाद में कर लेंगे। क्या लिख देंगे एल की वैल्यू भैया, एल की वैल्यू भैया हो गई मोमेंटम को प्रोवाइड करना है रोटेटरी, तो आर आ गया, खत्म कहानी। अरे वाह, मजा आया, समझ आया, काम खत्म। अब कोई पॉइंट है, मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है किसी पॉइंट पर, ये पॉइंट है आर वेक्टर। अब हमें समझना ये है कि मूवमेंट प्रोवाइड किसको करेंगे, कौन से कंपोनेंट को करेंगे। सपोज करो ये तुम्हारा मोमेंटम इस डायरेक्शन में, चलो मेरे को चिल्लाओ, ये पॉइंट मान लो कोई और है, इस पॉइंट का नाम हम ओ दे रहे हैं। चलो ओ पॉइंट से अब आओ, मेरे को चिल्ला के बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। ये पी है, समझ कर रहे हो, एक बार और आर और वाला, अरे वो पीछे चले गया विशाल, उसको मारो गोली। अरे भैया ये वाला एंगल देख लो, सेंटर से जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको मिलाओगे, ये थीटा मान लो है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा,
ये कितना हो जाएगा, ये P का साइन थीटा होगा और ये P का कॉस थीटा होगा। बोलो इसके अलावा कभी कोई रोटेशन होगा क्या? अरे जैसे समझो ये मेरे पास पेन है, ये पेन है, समझना, इस पेनवा के अलावा कोई रोटेशन होगा क्या? ना 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 ना। अगर ये पेन रखा है तो पेनवा आगे जा रहा है, कोई रोटेशन थोड़ी है। रोटेशन कब? जब ये ऐसे हो गया। अरे वाह मजा आ गया। मतलब ये यही कंपोनेंट है जो जिम्मेदार है रोटेट करने के लिए। ये बकवास है, इसके बारे में बात ही नहीं करना। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। जेईई मेन 2016 में एक प्रॉब्लम पूछा था इसी बेस पे। ग्राफ वाला प्रॉब्लम देख के ले लेना, 1 मिनट में कर दोगे उसको, सोचते ही देखते ही क्लियर कट हटाओ। जेईई मेन 2016 की बात कर रहा हूं मैं। तो कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है? L इज इक्वल टू पी एम वी का साइन का थीटा इंटू आर। हाँ जी, क्या मजा आया? इसका मतलब जैसे टॉर्क वाले में भाषा चीत हम लोग इस्तेमाल किया था आर परपेंडिकुलर के साथ पी, और यहां भी वही होगा पी परपेंडिकुलर के साथ आर। ये दो फॉर्मूले आपकी जिंदगी में बहुत उपयोग होने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको करके दिखा दिया। अब भैया इससे ज्यादा कोई आपको करा दे तो बताना। मैं सही बता रहा हूं, इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट करा दे तो बताना। अब इसमें दुनिया भर का कॉन्सेप्ट नहीं आता, और जितना ज्यादा आप अभी मैं आपको सवाल करा रहा हूं एडवांस वाला भी, जेईई मेन वाला भी, इसी के बेसिस पर फिर आपको बताऊंगा मैं कि क्या चीज है कैसे है। एक बार पहले नोट तो कर लो, अभी तो और मजा आने वाला है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तो और मजा आएगा। क्या कहते हो? हाँ ठीक है। कोई बहुत हर्डल नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर दिल से मान लोगे तो हो जाएगा, नहीं मानोगे तो नहीं होगा, ये भी बता दे रहा हूं। अब एक फॉर्मूला आपको ये वाला याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये मतलब ये तीनों एक ही पार्ट है, तो एक फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला भी कॉन्स्टेंटली यूज होता है। और दूसरा फॉर्मूला जो हम लोग देखने वाले हैं दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी रिजिड अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। जब कोई एक्सिस फिक्स्ड हो जाएगा उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला आएगा? देखो हर बार मैं आपको क्या बोला हूं कि आपको सिंपली एल लिखना है। एल को ये मारो गोली यार, ये इतनी सारी चीजें बकवास नहीं पढ़ रही, ये तो केवल आपको दिखाया जाता है कि हाँ कभी मन किया तो पढ़ लो। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। एल की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है एल की वैल्यू? सोच के दिखाओ, सोच के बताओ क्या होती है? क्या होती है भाई? एम वी साइन थीटा इंटू आर, ये होती है। जैसे अभी तक बात कर रहे हैं उसी तरह बात करेंगे। तो मान लेते हैं इसको हम लोग इस टर्म में ना लिखकर मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख रहे हैं, एल वेक्टर इज इक्वल टू एम वी इंटू आर। आपकी इच्छा। और हमने सौरभ ये कहीं ना कहीं पढ़ा था आप ही से कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी होता है। आपकी इच्छा। तो L की वैल्यू लिखिए m इंटू आर स्क्वायर ओमेगा। अब यार सौरभ भैया कहीं ना कहीं माथा सनकाए थे आप। L की वैल्यू आपने बोला था आई ओमेगा भी होगा। कहीं ना कहीं आपके मुख से ये बात सुनी गई थी। यानी जब भी कोई फिक्स एक्सिस होगा मेरे लाल गोपाल, L की वैल्यू आई ओमेगा आएगी। आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा फॉर, ओमेगा मैं नहीं बताऊंगा। क्या कहते हो? तो पहला फॉर्मूला क्या याद है? L इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या याद है? आई ओमेगा। हो जाएगा क्या? कोई शिकायत तो नहीं है? कोई शिकायत तो नहीं है? इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में कोई बातचीत तो नहीं है? कुछ कहने का दिल तो नहीं कर रहा है? अगर कह रहा है दिल तो कहवा दो, कहवा दो दिल से अपने जो कहने का मन कर रहा है। अब इसका सबसे ज्यादा यूज जो देखने को मिलता है वो मिलता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में। जो नया टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए जनाब होता क्या है, फिर से मैं यही बात बोलूंगा, रिवाइज करना है दोनों एक साथ करो। आपको पता है ना, आपको पता है वहां पर ना कि आपने क्या पढ़ा था कि रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये आपने वहां पर पढ़ा था लीनियर में। तो यहां क्या हो जाएगा? रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क। फिर हमने वहां देखा था कि अगर एफ एक्सटर्नल की वैल्यू शून्य हो जाती है
तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। अरे वाह, मजा दिला दिए। मतलब सौरभ भैया आप कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर केवल टॉर्क एक्सटर्नल जीरो कर दिया जाए तो एल की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, क्या यही कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ यही कहना चाह रहे हैं। मतलब रिश्ता वही सोच नहीं, रिश्ता वही सोच नहीं, रिश्ता वही P इजिकल टू कॉन्स्टेंट, फोर्स एक्सटर्नल जीरो, टॉर्क कॉन्स्टेंट, टॉर्क एक्सटर्नल जीरो, एल कॉन्स्टेंट, वही है ना, रिश्ता वही सोच होगी। तो मतलब अगर कभी ऐसा रहेगा कोई बॉडी तो L इजिकल टू आई ओमेगा कॉन्स्टेंट रहेगा जहां भी हमें टॉर्क एक्सटर्नल जीरो दिखेगा। अभी प्रॉब्लम करोगे अपने आप खोपड़ी में घुस जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा था, अभी तुरंत घुस जाएगा, तुरंत घुस जाएगा, 1 मिनट में हो गया। डन है जी, अभी प्रॉब्लम करा देते हैं। चलो अब देखो ये प्रॉब्लम भी सुपर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एंड यस दिस प्रॉब्लम इज आल्सो जेईई एडवांस प्रॉब्लम है ना। तुम घबराना मत, पहले ये मत सोचना कि सौरभ भैया केवल एडवांस का कराते हो जेईई मेन का नहीं करा रहे हो। मैंने क्या बोला, जेईई एडवांस लेवल्ड है, लेवल्ड मतलब हाँ थोड़ा सा टच्ड है, बट इट नॉट मीन्स कि ये जेईई मेन में नहीं आ सकता है, जेईई मेन को टच कर रहा है। आप इसको ऐसे लिख देना, आप थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दो, ये लिख दो इंपॉर्टेंट लिख दो, ये लिख दो कि मीडियम, बस ये है इसका लेवल और कुछ नहीं। लेकिन सिखाएगा इतनी चीज ना कि आप मस्त मगन हो जाओगे। तो 3 मिनट का समय फिर से दे रहा हूं मैं आपको, है ना, 3 मिनट का समय आपको फिर से दे रहा हूं मैं, कर लो, पढ़ लो, पढ़ लो भैया पढ़ लो। अभी 1.5 घंटे की क्लास नहीं हुई, तुम कह रहे हो भैया आज के लिए बस इतना ही। क्यों भाई, क्यों बस इतना ही? 9:30 से क्लास स्टार्ट हुई है, 2.5 घंटे 2 घंटे कम से कम। करवा दिया जाएगा आयुष, चिंता मत करो। हर चीज का एक तरीका होता है, जैसे एक फ्लो में बधा हुआ होना चाहिए हर चीज, कैसे हमें मूव करना है, किस तरह हमें चीजें आगे बढ़ानी है, हर तरह की चीजों में हमें एक मूवमेंट की जरूरत होती है, एक गेनिंग पॉइंट होना चाहिए, उस गेनिंग पॉइंट को अपन नहीं छोड़ सकते। जल्दी जल्दी जल्दी, समय नहीं है अपने पास ज्यादा, याद रखो। जो वक्त को नहीं बैलेंस करके रख पाया वो क्या बैलेंस करेगा। सवाल इतने बढ़िया बढ़िया हैं कि आप अगर करना चाहो, जानते हो, अगर लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से करने की आदत डाल दो। इतना ज़्यादा आगे तो आप चले जाओगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये सब प्रॉब्लम ना उदाहरण है कि प्रॉब्लम करने का मज़ा आता है। मैकेनिक्स सुबह से बहुत थक गए हैं, तो क्या करें भैया, बताइए, हम भी तो थके हैं। तीन मिनट हो क्यों नहीं रहा है, 1 ही मिनट लटका हुआ है। मैं कह तो रहा हूं मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। तब तक मैं भूमिका बना रहा हूं। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास स्मॉल m, ठीक है जी, मास स्मॉल m एंड लेंथ स्मॉल l कैन रोटेट फ्रीली ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वर्टिकल एक्सिस हिंज्ड एट पॉइंट h। फिर वही बकवास, फिर वही बकवास, साफ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है साफ साफ? लो, ये मेरा हिंज पॉइंट है, ठीक, ये ऐसे है और यहां से कोई बुलेट आ रही है, इसको ऐसे मारी, देखो उठ गया। अरे साफ साफ देखो मेरे भाई, ये ऐसे हिंज पॉइंट पे है, कोई बुलेट आई, लग गया, उठ गया, ठीक, ये देखो लग गया उठ गया, लग गया उठ गया। क्या मजाक है? अक्षय भारद्वाज क्वेश्चन तब बनेंगे जब आप सीरियस रहोगे। थोड़ा अपने आप से प्रश्न करो। तो वही बोला है, अब बोला है पॉइंट मास स्मॉल m
having same mass m, small m, coming with initial speed u perpendicular to rod, strike the rod and stick to it at a distance of 3l by from end point. तो अभी ये क्या हुआ कि ये आते ही ये 3l by पॉइंट पे यहाँ पर स्टिक करके चिपक गया, ठीक है. फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर कोलिजन. तो ये इस तरह घूम जाएगा, यही ओमेगा निकालना है. मैं बोल रहा हूँ ना बच्चों वाला सोचो, एकदम बेसिक लेवल पे जाके सोचो. क्या सोचोगे तुम? पहले आप ये सोचो, देखो कोई एक्स्ट्रा टॉर्क नहीं है यहाँ पर, यानी कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया गया है, कोई एक्स्ट्रा टॉर्क नहीं आएगा, सिर्फ इसी का है जो है इंटरनल. इस पॉइंट को पकड़ के यहां पर सिंपली लिख दो अकॉर्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन AMC. अब AMC क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहां देखो देखो फील क्या आ रहा है, दो केस का फील आ रहा है. एक रॉड पहले बिना था, अब रॉड को कोई आके चिपक गया. दो केस है ना, तो दो फील आ रहा है, इनिशियल फाइनल का फील. और जहां इनिशियल फाइनल का फील आता है वहीं मजा आता है. तो पहले एक काम करते हैं. शुरुआत में इस बंदे के पास कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं था, रॉड बेचारा ऐसे रुका हुआ था, कोई नहीं था. इसके पास था कितना, ये आ रहा था यहाँ पे लड़ा, तो इसके पास जो वेलोसिटी है दैट इज जो मोमेंटम है mu है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसके लिए, ये हो जाएगा 3l/4. ये तो पहली बात होगी इनिशियली. अब फाइनली क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये जाकर उससे चिपक गया. क्या हुआ? चिपक गया. चिपकने का मतलब क्या हो गया आप समझो. हमने बताया आपको कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ये होती है आई ओमेगा. तो आई ओमेगा है, तो इसके लिए तो हमने समझ गए कि यार आपने लिखा. अब आई ओमेगा एक तो इसके लिए और एक तो रॉड के लिए. सोचना बहुत ध्यान से, मैं फिर से बता रहा हूं. हमने क्या लिखा, इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम बराबर होंगे, बराबर होंगे. समझ पा रहे हो? ये आपका इनिशियली हो गया. अब यही बराबर किसके होगा, आई ओमेगा के. और कोई तो मोमेंटम है नहीं ना, और कोई है क्या? नहीं है. तो अब हम अगर इस पार्टिकल का आई ओमेगा लिखते हैं, आई मान लो ये आई ओमेगा 1 हो गया प्लस दूसरा आई ओमेगा 2 हो गया. एक तो ये हो गया mu इंटू 3l/4, ये तो मेरा जो है ही l mvr दैट इज इक्वल टू आई ओमेगा. आई ओमेगा पहले इस पॉइंट मास के लिए क्या लिखोगे, क्या लिखोगे आप पॉइंट मास के लिए, mr². तो m इंटू आर कितना हो गया 3l/4 का स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस. अब रॉड की बारी, ये पॉइंट के लिए लिख ले. रॉड के लिए क्या है, रॉड का हिंज पॉइंट यहां पर है, तो ml²/3 इंटू ओमेगा. क्योंकि रॉड भी उसी से जाएगा जिससे ये घुमा रहा है, तो ओमेगा दोनों में सेम रहेगा. ओमेगा मत हटा देना, ओमेगा दोनों में सेम रहेगा. तो इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. यह आ जाएगा 3mul/4 इज इक्वल टू ओमेगा (9 ml²/16 प्लस ओमेगा ml²/3. एक l और l से कट गया, ये बन गया 3mu/4 इज इक्वल टू 9 ओमेगा m डिवाइड बाई 16 प्लस ओमेगा m/3. ठीक है, m काट दो, तो 3v/4 इज इक्वल टू ओमेगा 9/16 प्लस 1/3. तो ओमेगा आ गया आपका 9 त्रिक 27 प्लस 16/48 इज इक्वल टू 3v/4. ये आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा 7 6 13 2 1 3 1 4 42 ओमेगा. ठीक है, नहीं 42 नहीं 43 ओमेगा बटे 12 इज इक्वल टू 3v. तो कुछ ओमेगा की वैल्यू देखो इसी हिसाब से कुछ आ रही है क्या, तो ओमेगा आ जाएगा तुम्हारा 36/43v. ये कितने लोगों का सही है भाई, 36/43v. ये सही है क्या?
अच्छा एक एल भी बच रहा है ना हर जगह से, ये एल है ये एल है, एक एल भी बच रहा है, तो ये ओमेगा बाई एल वी बाई एल आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर है, यही है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। मास 2m हो जाएगा। क्यों भाई मास 2m क्यों हो जाएगा? क्यों भाई मास 2m क्यों हो जाएगा? कौन कौन भाई बता रहा है मास 2m हो जाएगा? है मास 2m क्यों हो जाएगा भाई? इनिशियल बाला जा रहा है, फाइनल ये है। फाइनली में तो हमने दोनों को जोड़ ही दिया। अब 2m बोलो चाहे 4m बोलो, उससे आपकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा है भाई, वो आपकी इच्छा है, वो हमारी इच्छा नहीं है। आप इसको 2m बोलो या m बोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी दिक्कत है। मोमेंटम कंजर्व क्यों करेंगे आप? अगर आप मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो फिर वही बात है ना कि आप एंगुलर के बारे में कैसे बात करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ राइट कैसे करेंगे, ये वाली बात कैसे करेंगे आप? ये वाली बात तो भी तो आपको करनी है। सृजन का सही है, बस यही यही इम्पैक्ट आपको देना है अपने ऊपर। ठीक है, डन है जी। एंगुलर इम्पल्स के बारे में बातचीत हो जाए। अरे जैसे इम्पल्स वैसे एंगुलर इम्पल्स, जैसे आज तक बात किए हो इम्पल्स के बारे में, उसी तरह आज इसके बारे में बात कर लेना। क्या बात किए थे आज तक? आपने मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम पढ़ा होगा, तो जैसे आपने पढ़ा था वहां पर लीनियर में क्या पढ़ा था, एफ डॉट डी टी इज इक्वल टू जे इम्पल्स। यहां पर क्या हो जाएगा, टॉर्क डॉट डी टी इज इक्वल टू जे। लिमिट लगा देना अगर आपको चाहिए, वैसे डीजे नहीं जे ही होगा। लिमिट यहाँ भी लगता है, लिमिट यहाँ भी लगता है, टॉर्क बस। तो अगर एंगुलर इम्पल्स के बारे में बात किया जाएगा तो इसका आता है एंगुलर मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम। वो थ्योरम क्या बोलती है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू L2 माइनस L1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टॉर्क डॉट डी टी T1 से लेके T2। सिट, इतना अच्छा और कितना आसान है ये, 100% ट्रू, हर जगह के लिए 100% ट्रू। कोई दिक्कत कोई परेशानी आई है किसी को भी? किसी को भी कोई दिक्कत आई? जो को अगर तुम कभी भी उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे, जैसे पहला वाला बोल रहे हो, तो पहले मोमेंटम लिखाओगे, बाद में एल तो गुणा करोगे ही। पहले मोमेंटम से निकाल लेना, फिर एल की मल्टीप्लाई कर देना, वो भी सही है, लेकिन परपेंडिकुलर, ये बात मत भूल जाना। मैं बार बार यही बात बोलता हूं, लेकिन परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो अगला टॉपिक डालो। ये तो हो गया, प्रॉब्लम था ये। एनर्जी, या आप पहले डाल लो टाइप ऑफ रोटेशन, टाइप्स ऑफ रोटेशन। तो कितने तरह के होते हैं भाई, ये हमें पता है, हम इसके बारे में जानते हैं। क्या क्या भैया, एक तो पहले आपका ये हो गया जो केवल और केवल ट्रांसलेशनल कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इसके पास होगा, और ये केवल और केवल ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, दिस इज ट्रांसलेशनल ओनली। तो जब कोई ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा होगा तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होगा वो होगा हाफ का mv²। रोटेशन के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। दूसरा एक बॉडी होता है जो स्लीप करता है किसी सरफेस पे, कीचड़ में जैसे चक्का फंस गया आपका, तो स्लीप करेगा, तो ये क्या करेगा, केवल रोटेट करेगा ओमेगा से, और कुछ नहीं करेगा, केवल रोटेट करेगा, केवल और केवल रोटेट करेगा। तो इसको बोलते हैं रोलिंग बॉडी। रोलिंग नहीं कहेंगे, रोलिंग में दोनों आ जाएगा। आप इसको बोल दो प्योरली रोटेटिंग बॉडी, ऐसे बोल दो, प्योरली रोटेटिंग बॉडी, ये बोल दो। तो प्योरली रोटेटिंग बॉडी में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इस पॉइंट के पास जो वेलोसिटी होती है वो होती है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होती है वो होती है, ऐसे ये भी लिखना भी सही नहीं है क्योंकि ये भी आपको नहीं पता होगा, तो ये मत लिखो, केवल केवल जो बातें हैं एनर्जी के बारे में वही लिखो सिर्फ। ये हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी आपकी हाफ का I ओमेगा स्क्वायर, है ना। जैसे यहाँ पर मास है
तो मास को हमने रिप्लेस कर दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, v है तो हमने इसको मूवमेंट कर दिया ओमेगा से। कोई नई बात थोड़ी है, ये बातें आप पहले से जानते आए हो। इसको प्रूफ करना बहुत आसान है, v की वैल्यू में ओमेगा r रख दोगे अपने आप आ जाएगा। अब तीसरा जो बॉडी है दैट इज रोलिंग बॉडी। रोलिंग का मतलब ही होता है, रोलिंग अभी आगे चल के हम आपको समझाएंगे, प्योर इम्प्योर रोलिंग, स्लाइडिंग बॉडी, स्किडिंग बॉडी, सब मजा आने वाला है अभी बहुत कल वाले लेक्चर में, है ना। रोटेशन इतना हल्के से नहीं है, कल वाला लेक्चर हो सकता है परसों भी एक लेक्चर लेना पड़े संडे को, तो उसके लिए भी तैयार रहना, क्योंकि इसके अंदर मचाना है, मचाना इसके अंदर, ठीक है। 4 लेक्चर करेंगे, लेकिन इसको देखो जितना ज़्यादा इसको, ये पूरा आप समझो रोटेशन कर लिया, दबा के इसका डीपीपी कर लिया, मतलब एनएलएम, फ्रिक्शन, डब्ल्यूपी, सर्कुलर सब सॉल्व हो रहा है पहले से ही, सब पहले ही सॉल्व हो रहा है, समझ रहे हो, सब पहले ही सॉल्व हो रहा है। तो ये बॉडी है। अब इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी है और क्या है, ओमेगा भी है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं रोलिंग मोशन। रोलिंग मतलब होता ही है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा टोटल, यानी ट्रांसलेशनल की वजह से mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अपने पल्ले में डाल लो इसको। हाँ नहीं नहीं, इतने में कैसे छोड़ दें, अभी सुन लो, अभी बहुत मज़ा आएगा, अभी सुन लो, ठीक है। अभी मत हारो, अभी हार जाओगे फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अभी हारो मत, अभी हार जाओगे दिक्कत हो जाएगा। तो अब हमारा जो फोकस है वो फोकस टाइप ऑफ रोटेशन में एनर्जी से हट के अब होगा इनके मोशन के बारे में समझने और इनके मोशन के बारे में देखने के लिए। तो कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स करा दें क्या, वैसे करा देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा कल, है ना, कल मज़ा नहीं आएगा। ओके ठीक है, लीव इट एट हियर, ठीक है, लीव इट एट हियर। अब कल का टॉपिक लिख लेते हैं, कल का क्या क्या टॉपिक है वो लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। लीव इट एट हियर, कल का वाला टॉपिक लिख लो। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल का जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं हम लोग। पहला हम लोग पढ़ेंगे रोलिंग मोशन एडवांस्ड। इसको यहाँ तक नहीं, इसका प्रॉब्लम देखोगे मज़ेदार जार, है ना। कल के लिए तैयार होके पहले से आना। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन और ICR जो भी कह सकते हो तुम। फिर है टॉपलिंग, और तो मुझे लग रहा है कुछ बचा नहीं है। रोलिंग बचा है, ICR बचा है, टॉपलिंग बचा है, और कुछ बचा नहीं है मुझे लगता है जहाँ तक। कुछ और अगर है तो आप मेरे हेल्प करें, कुछ और अगर बचा है तो आप मेरी हेल्प करें। ये तो कल ही सिखाया था। हाँ तो आज एक बार और हो गया, और क्या, रिवाइज हो गया। मज़ा आया भाई, मज़ा आ गया। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको क्लास। और कुछ तो मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से तो नहीं बचा है। अगर आपके हिसाब से कुछ है तो आप मुझे बता दीजिए, उसको भी हम कवर कर लेंगे। रोटेशन में देखो कोई कुताही नहीं, कोई कुताही नहीं रोटेशन में। बस मुझे लगता है कि एक कोटा का कंटेंट अगर आप मिलाएंगे तो इससे ज़्यादा कंटेंट आपको हो सकता है 10-15 पॉइंट और रहे, उसको मैं कंक्लूड कर लूँगा, देखूँगा, पूछ लूँगा किसी सर से कि और क्या बचा भैया, जो एकदम पूरा निचोड़ के रख दिया जाए। हाँ, मिसलेनियस प्रॉब्लम, अरे बाप रे बाप, ये तो ऐसी चीज़ तुम बता दिए जो तो ब्रह्मांड में कोई नहीं जानता था। ऐसी चीज़ तुमने बता दी जो ब्रह्मांड में कोई नहीं जानता था, मिसलेनियस प्रॉब्लम। ये बात तो तुमने बड़ी मज़ेदार कही। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। हैव अ गुड डे, है ना, मस्त लगे तो गाइज मिलते हैं कल के नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखें, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई पे पूरा का पूरा ध्यान दें, और जो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं इस क्लास के अंदर वो लें। और आप क्या करेंगे, आप सिंपली अनअकैडमी ऐप खोलिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ। आप सिंपली अनअकैडमी ऐप खोलिए, अभी ऑफ़र भी आपको चल रहा है। सो ये अनअकैडमी का ऐप है, इसको खोलिए और यहाँ पर कोई भी एक पैक ज्वाइन कर लीजिए जिसमें मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। यहाँ पे आप गेट सब्सक्रिप्शन करिए। अब देखिए प्लस वाला आपको लेना है। प्लस वाले में अगर आप ड्रॉपर बच्चे हैं तो देखो कितना मज़ेदार चीज़ है। आप देखो ये वाला आपको लेना ही नहीं है, आपको लेना है अगर आप ड्रॉपर हो 3 महीने वाला। अगर आप वैसे हो तब यहाँ देखो पहले 17% ऑफ चल रहा है, और एक मज़ेदार चीज़ और है,
आप जैसे ही मेरा रेफरल कोड यूज करते हो आपको दो चीज़ें मिलती। एक तो देखो दुनिया भर का रेफरल है, वो क्या देते हैं आपको, सिर्फ डिस्काउंट दे दिया, उनका कोई पर्सनल टच आपको नहीं मिला 3 महीने वाले पे देखो, है ना। लेकिन मैं क्या है आपको प्रॉपर मेंटरिंग दूंगा। प्रॉपर मेंटरिंग क्या दे रहा हूँ मैं आपको? प्रॉपर मेंटरिंग। आपका हर चीज़ चार्ट से लेके कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हर चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मेरा गिफ्ट है आप लोगों के लिए। जस्ट गो विद दिस, डू योर बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।